हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। जो पेपर आपका 3 है फोर्थ सेमेस्टर में, जो पेपर 3 है, आज हम लोग इस पेपर को फुल कवर करने वाले हैं, यानी कि आपकी ये मैराथन क्लास होने वाली है। ठीक है, इससे पहले जो आपका पवन का क्वेश्चन बैंक आता है, चारों पेपर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। जो आपका एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज आता है, चारों पेपर कंप्लीट फुल रिवीजन करा दिया है। एंड अब हम लोग कर रहे हैं जो ये इजी नोट्स क्वेश्चन बैंक है, इसका पेपर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया, पेपर सेकंड कंप्लीट करा दिया। आज हम लोग पेपर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड यहीं से पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन बैंक में जो हमने देखा, टोटल 664 क्वेश्चन है। आज हम लोग 664 क्वेश्चन का कलेक्शन करने वाले हैं। फुल रिवीजन क्लास एंड सुपर फास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट आपके सामने। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शैक्षिक पाठ्यक्रम में ज्ञान का प्रतिनिधित्व तो स्पष्ट रूप से भिन्न है। यह कथन या विचार जो है वो रेडिकल्स का है। शैक्षिक पाठ्यक्रम में ज्ञान का प्रतिनिधित्व तो स्पष्ट रूप से भिन्न है, ऐसा रेडिकल्स के अनुसार कहा गया है। इसमें सामग्री, सीखने के अनुभव और सीखने की खोज शामिल है। किसमें? पाठ्यक्रम में। धारणा, अवलोकन, दृष्टिकोण, अंतर्मुखता, स्मृति, ये सभी ज्ञान के स्रोत हैं। क्या हैं? किसी भी चीज़ के प्रति आपकी धारणा, उसका ऑब्जर्वेशन, उसका दृष्टिकोण, ये सभी ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? ज्ञान के अंतर्गत। पाठ्यचर्या का डिजाइन, जिसके विषय आपका कविता, योजना प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया से संबंधित निर्णय केंद्रीय दस्तावेजों द्वारा लिए जाते हैं, उसे केंद्रीयकृत पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? पाठ्यचर्या पर आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसी के हिसाब से जो है पाठ्यचर्या तैयार होती है। परीक्षा प्रणाली कैसी है, शासन की नीतियाँ कैसी हैं, इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। आंग्ल भाषा में पाठ्यचर्या को करिकुलम कहा जाता है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। पाठ्यचर्या का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। पाठ्यचर्या का तात्पर्य अध्ययन के उस कोर्स से है जिसमें बालकों को पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने मात्र की व्याख्या होती है। यह पाठ्यचर्या का क्या अर्थ है? देखिए, पाठ्यचर्या का तात्पर्य अध्ययन के उस कोर्स से है जिसमें बालकों को पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने मात्र की व्याख्या होती है। जिसमें सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान पर फोकस किया जाता है, वो आपका संकुचित अर्थ कहलाता है। सिलेबस का एक हिस्सा है आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम किसके लिए जो है मार्गदर्शन प्रदान करता है? तो यह छात्र के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। मिनी संस्कृति जो है वो पाठ्यक्रम को कहा जाता है। बालक को भावी जीवन के लिए तैयार कर सके, ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए, केवल ज्ञान देने तक सीमित ना हो। ये पाठ्यचर्या का जो है व्यापक अर्थ है। ये पाठ्यचर्या का व्यापक अर्थ है। निम्न में से कौन सा नियमित कक्षा के अंतर्गत आता है? जो पाठ्यक्रम है वह आपका नियमित कक्षा के अंतर्गत आता है। करिकुलम प्रोसेस नामक जो है वो व्हीलर के द्वारा लिखी गई है। करिकुलम प्रोसेस नामक जो पुस्तक है वो व्हीलर के द्वारा लिखी गई है। पाठ्यचर्या के लक्ष्य निर्दिष्ट होते हैं उद्देश्यों से। किससे होते हैं? उद्देश्यों से होते हैं। क्वेश्चन कहता है जो स्थितियां हैं, मानव समाज इनके शिक्षण के प्रति न तो एक मत है, न शिक्षण के लिए अपनाए जाने वाले साधनों के प्रति ही। ये कथन किसका है? ऐसा जो है अरस्तू कहते हैं। जो स्थितियां हैं, मानव समाज इनके शिक्षण के प्रति न तो एकमत है और न शिक्षण के लिए अपनाए जाने वाले साधनों के प्रति ही एकमत है। यह कथन अरस्तू का है। पाठ्यचर्या अध्यापक रूपी जो है कलाकार के हाथ में वो साधन है जिसके माध्यम से वह पदार्थ रूपी शिष्य को अपने कलागृह रूपी स्कूल में अपने आदर्श के अनुरूप जो है अनुसार शिक्षा के अनुसार रूप प्रदान करता है। यह कथन आपका कनिंघम का है। पाठ्यचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण व आदर्शों का प्रतिरूप है, ऐसा डंकन ग्रिजेल कहते हैं। निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने पाठ्यचर्या को मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभव का सार कहा है? वो आपके फ्रॉबेल हैं। कौन? फ्रॉबेल। किसी देश के संबंध में पाठ्यचर्या निर्माण प्रभावित नहीं होता है प्राकृतिक परिवेश में। प्राकृतिक परिवेश में पाठ्यचर्या का निर्माण प्रभावित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती? मूल पाठ्यचर्या आपकी प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पर बल नहीं देती। मूल पाठ्यचर्या में क्या होता है? विद्यालय के कार्यक्रम में एकल अनुभव शामिल है। पाठ्यचर्या के संबंध में अध्यात्म जगत की तुलना में भौतिक जगत को अधिक महत्व दिया जाता है, प्रकृतिवाद को। किसको?
जो है पाठचर्या के संबंध में अध्यात्म जगत की तुलना में भौतिक जगत को अधिक महत्व दिया जाता है। किसमें? प्रकृतिवाद में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं है। यह कथन रस्क का है। ये उन पाठ्यक्रमों का एक समूह है जो भविष्य के क्लास वर्क या स्नातक एक चुने हुए पाठ्यक्रम के लिए मूलभूत और आवश्यक माने जाते हैं। वो आपका कोर पाठ्यक्रम है। करिकुलम लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? क्यूरेरे से बना है। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं? इसको गुप्त पाठ्यक्रम या फिर छिपा हुआ पाठ्यक्रम, क्योंकि प्रच्छन्न का मतलब ही हिडन होता है, इंग्लिश में हिडन कहते हैं, तो दोनों ही हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट है। मूल पाठचर्या या कोर करिकुलम जो है यह आपकी अमेरिका की देन है। किसकी देन है? अमेरिका की देन है। मूल पाठचर्या का संबंध जीवन के लिए शिक्षा देना नहीं अपितु जीवन से शिक्षा ग्रहण करना है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? महात्मा गांधी जी का है। मूल पाठ्यक्रम के अनिवार्य विषय निम्न में से कौन से हैं? तो इसमें आपका स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला, संगीत, मानविकी, प्रायोगिक कार्य, सामाजिक विषय, विज्ञान, गणित, ये सभी आपके मूल पाठ्यक्रम के अनिवार्य विषय के रूप में माने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वह आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कोठारी आयोग की अनुशंसा के अनुसार पूर्व माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या में कितनी भाषाओं का स्थान देना चाहिए? 3 भाषाओं को स्थान देना चाहिए। बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाता है पाठचर्या को। किसको? पाठचर्या को। पाठचर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक व्यापक स्वरूप होती है। पाठचर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक व्यापक स्वरूप होती है। पाठ्यक्रम विकास के मुख्य तत्व क्या हैं? आपका शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन प्रक्रिया, ये पाठ्यक्रम विकास के मुख्य तत्व होते हैं। पाठचर्या को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, शासन की नीतियाँ, ये सभी पाठचर्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह कथन किसका है? तो अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, यह स्टेटमेंट तो विवेकानंद जी का है। किसका है? विवेकानंद जी ने कहा था अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन यहाँ पे ताला का दिया हुआ है। ठीक है, विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। आपका वचन का संबंध है, यह ज्ञान किसी व्यक्ति को न्यून अधिक रूप से विश्वास करके प्राप्त होता है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? 5 प्रारूप जारी हुए हैं। शिक्षकों के लिए मनोवैज्ञानिक का प्रभाव क्या है? बालकों का चरित्र निर्माण, बाल व्यवहार का ज्ञान, अनुशासन में सहायता, ये सभी शिक्षकों के लिए मनोविज्ञान का प्रभाव है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? इसमें समाज एवं सूचना, शिक्षा आयोग की समितियां, शिक्षा के उद्देश्य, ये सभी वो कारक हैं जो पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करते हैं। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन आपका पंडित नूह का है। पाठचर्या के प्रमुख घटक होते हैं। पाठचर्या के प्रमुख घटक आपके 4 होते हैं। पाठचर्या के प्रथम घटक लक्ष्य को विभाजित किया जाता है, तो इसको शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्य के तौर पर, द्वितीयक उद्देश्य, तृतीयक उद्देश्य। तो ये पाठचर्या के प्रथम घटक लक्ष्य को विभाजित जो है किया जाता है, वो आपका प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक के रूप में विभाजित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है पाठचर्या विकास प्रक्रिया की जो प्रथम अवस्था है वह शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करना। पाठचर्या विकास प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? मूल्यांकन। पाठचर्या विकास प्रक्रिया के अंतर्गत विषय वस्तु के गठन के समय स्वीकार नहीं किया जाता है वस्तुनिष्ठता। पाठचर्या विकास के विभिन्न स्तरों में पाया जाता है, तो इसमें परस्पर जो है अभेद पाया जाता है। और पाठचर्या मूल्यांकन जो है वो आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। पाठचर्या मूल्यांकन गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होता है। किस विद्वान ने पाठचर्या को गति युक्त वातावरण कहा है? कैशवेल ने। पाठचर्या की विषय वस्तु का गठन जो है वो आपका मूर्त से अमूर्त की ओर किया जाता है। पाठ्यक्रम विकास में निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानीय प्राधिकरणों को सर्वाधिक महत्व प्राप्त होता है? तो वह है ब्रिटेन। शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण में किसे प्रथम सोपान माना जाता है? पाठ्यक्रम को प्रथम सोपान माना जाता है। प्रदान मूल्यांकन का तात्पर्य है कैसे जानना चाहिए? प्रदान मूल्यांकन का तात्पर्य है कैसे जानना चाहिए। पाठचर्या द्वारा प्राप्त होती है पाठचर्या द्वारा पूर्ति होती है शिक्षा के उद्देश्यों की। पाठचर्या के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार मनोविज्ञान के वे पक्ष हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तथा पाठ्यक्रम निर्माता को विद्यार्थी के व्यवहार के संबंध में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने में सहायता करते हैं। यह कथन किसका है?
यह कथन आपका हेरोल्ड टी जॉनसन का है। मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? छात्र के व्यवहार का अध्ययन करना, शिक्षा के द्वारा छात्रों के व्यवहार को परिमार्जित करना। पाठचर्या विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका क्या है? व्यवहारिक और क्रियात्मक दोनों ही तरीके की भूमिका विद्यालय निभाते हैं। विश्वविद्यालय पाठचर्या के समाजशास्त्री आधार के अनुसार बालक की अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ जो है वह परिवार से ही होता है। अधिगम के प्रमुख अंग क्या हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, अधिगम की परिस्थिति, अधिगम प्रविधि, ये सभी जो है अधिगम के प्रमुख अंग हैं, लर्निंग के प्रमुख अंग हैं। व्यक्तिनिष्ठता के मूल्यांकन क्या है? ऐसा मूल्यांकन जहां व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, विषय वस्तु गौण हो जाए, वो आपका जो है वस्तुनिष्ठता का मूल्यांकन कहलाता है। कौन सा मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली सभी घटनाओं से, कठिनाइयों से संबंधित है? वह आपका नैदानिक मूल्यांकन है। कौन सा मूल्यांकन है? नैदानिक मूल्यांकन है। पाठचर्या का महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित को प्राप्त करने में सहायता करता है। किसको? उद्देश्य को। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि यदि कोई बालक साइकिल चलाना सीख रहा है तो ब्लूम के किस शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है? आपको पता है ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है, जिसमें आपका ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य आते हैं, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य आते हैं एंड मनोक्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य आते हैं। तो यहाँ पे जब बालक साइकिल चलाना सीख रहा है तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आएगा, यानी कि मनोक्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका मनोक्रियात्मक भी लिखा हो सकता था। क्या? मनोक्रियात्मक उद्देश्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिभुजाकार माना गया है। बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन सतत और व्यापक होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो वो आपका कौन सा नहीं है? उचित उपकरण आपका सत्र परीक्षा नहीं है। सत्य, असत्य, सही, गलत, हाँ, नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं? ये आपके वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं, क्या कहलाता है? यह आपका विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहलाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? तो इसमें से आपका किसका नहीं करना चाहिए? छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का। ठीक है। IQ पद की उत्पत्ति जर्मन शब्द इंटेलिजेंस कोशेंट से हुई है। सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग करने वाले आपके विलियम स्टर्न हैं। पाठचर्या मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शैक्षणिक उद्देश्यों और अधिगम अनुभवों के प्रभावों का मूल्यांकन करती है। यह परिभाषा NCERT के माध्यम से दी गई है। एक विधिवत प्रक्रिया के रूप में पाठचर्या मूल्यांकन द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की उपलब्धि के प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाते हैं। यह कथन स्क्रीवेन का है। एक स्कूल हेडमास्टर कक्षा में निर्देश प्रणाली में सुधार के लिए एक निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत करता है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया होगी। यह आपकी रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया होगी। कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया हो जाएगी। शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना। शिक्षण एक प्रक्रिया जो है वो त्रिमार्गीय है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम होता है। शिक्षण किसकी उपस्थिति में संपन्न होने वाली अंतःक्रिया है? शिक्षण आपका शिक्षक, शिक्षार्थी की उपस्थिति में होने वाली अंतःक्रिया है। शिक्षण द्वारा शिक्षक अपने छात्रों को ज्ञान एवं कौशल प्रदान करता है। एंड परिभाषा है कि शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थियों के बीच होती है। ऐसा एडमंड और एमिडन की परिभाषा है। ये शिक्षण में पुरस्कार का महत्व क्या है? शिक्षण में अगर पुरस्कार देते हैं तो बच्चा प्रोत्साहित होता है। उसका प्रोत्साहन देना, छात्रों का सर्वांगीण विकास, छात्रों की नियमित उपस्थिति। हाँ, पुरस्कार देने से नियमित उपस्थिति भी हो जाती है और ठीक है, कह सकते हैं कि उसका विकास भी होता है। भाई पुरस्कार देने से ये रहता है कि बच्चा खुश रहता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है तो उसका विकास भी होता है। ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन। शिक्षण शास्त्र का अंग्रेजी अर्थ होता है पेडागोजी, है ना। शिक्षण विधियों का
चुनाव किस आधार पर किया जाता है? जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनका चुनाव पाठ्यवस्तु के आधार पर किया जाता है। पाठ्यवस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए टीचिंग मेथड्स का चुनाव करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक किस रूप में होता है? शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में होता है। टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत अर्जित चर के रूप में जो है वो छात्र होता है। हस्तक्षेप चर की संज्ञा दी गई है। पाठ्यवस्तु व शिक्षण प्रविधियाँ। शिक्षण को सामान्यतः अभिन्न अंग माना जाता है, तो अधिगम और सीखने का जो अभिन्न अंग है वह आपका टीचिंग है। किस महान शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण अधिगम के संबंध को क्रेता विक्रेता संबंध माना है? वह है किलपैट्रिक। शिक्षण की कालक्रम विधि का दोष क्या है? एक तो प्रासंगिकता, उपयुक्तता, शुद्धता की कमी है। शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी क्या है? शिक्षण की दृष्टि से स्किनर का सिद्धांत जो है अच्छा है, बढ़िया है, कहने का मतलब है उपयोगी है। विद्यालय प्रणाली में पढ़ाई गई सामग्री का पूर्ण समुच्चय क्या कहलाता है? पाठचर्या। शिक्षण क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था जिसका संपादन अंतः पारस्परिक संबंधों के द्वारा अधिगम को बढ़ाता है, ये परिभाषा B.O. स्मिथ की है। किसकी है? B.O. स्मिथ की है। हस्तक्षेप रहित शासन के अंतर्गत शिक्षण की परिभाषा किसने दी? जॉन ब्रू बेकर ने दी। शिक्षण की प्रक्रिया को किस रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है? तो इसको जो है शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों ही है। शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण एवं विकासात्मक, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, तो ये सभी रूप से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। शिक्षण एक प्रक्रिया है, टीचिंग एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ये आपका औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? एन इंस्ट्रक्शनल जो थ्योरी नामक पुस्तक है, ऑप्शन ए यानी कि हॉर्सफोर्ड हो जाएंगे। हॉर्सफोर्ड महोदय ने शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख पक्ष कितने हैं? 4 बताए हैं। प्रभावशाली शिक्षण हेतु इफेक्टिव टीचिंग के लिए शिक्षक सबसे पहले निदानात्मक काम करता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच किसके अभाव में अंतःक्रिया नहीं हो सकती? भाषा के अभाव में अंतःक्रिया नहीं हो सकती। अगर भाषा नहीं होगी तो टीचर अपनी बात को बालक तक कैसे पहुंचाएगा? विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में संकेतों व चिन्हों का प्रयोग शिक्षण में बचत करता है। समय एवं शक्ति की। क्वेश्चन कहता है कि उन व्यवहारों की पहचान जो प्रभावशाली शिक्षण की संभावनाएं हैं। जो इफेक्टिव टीचिंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसमें आपका दृश्य आ जाता है, आपका विविधताएं आ जाती हैं, कार्य स्पष्टीकरण है, अधिगम के कार्य में संलग्नता है। ऑप्शन डी आपका बी जो है वह राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की गुणवत्ता का निरूपण करता है? तो कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के मानक जो हैं ये शिक्षण की गुणवत्ता का निरूपण करते हैं। अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना जाता है? तो ये शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण को माना जाता है। निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन है? छात्रों के जीवन के लिए अनुशासनात्मक ज्ञान को लागू करना कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, अधिगम का सरलीकरण करके। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण और अधिगम के बीच में अंतर करता है? शिक्षण एक सामाजिक कार्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कार्य है। शिक्षण में अधिगम समाविष्ट है और शिक्षण बिक्री के समान है जबकि अधिगम खरीदने के समान है। शिक्षण अधिगम प्राप्ति के बिना हो सकता है। शिक्षण जो है वह अधिगम प्राप्ति के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं इसके। शिक्षण अधिगम और शिक्षार्थी की ओर लक्षित होता है जबकि अधिगम स्वयं के लिए निर्धारित होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका एक तो ई सही है, ठीक है, एंड यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सी है ये सही है एंड ऑप्शन ए राइट है। तो ए सी ई जो 3 ऑप्शन है ये राइट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण जो है शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की एक प्रक्रिया है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन बैंक है हमारा, इसमें ये निशान क्यों लगे हैं? ये निशान इसलिए लगे हैं क्योंकि ये निशान लगाने के बाद कंप्लीट पीडीएफ जो पेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी फॉरवर्ड की जाती है, इसीलिए इसमें बच्चों को टिक करने के बाद ये पीडीएफ फॉरवर्ड की जाती है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनना, ऐसे लोगों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हैं, व्यवहारवाद का निर्माण करना, ये सभी शिक्षा के उद्देश्य हैं। ऐसे कारक का चयन करें जो छात्रों की भावना प्रदर्शन को प्रतिकार के रूप में प्रभावित करता है। निम्न आत्म सामर्थ्य धारणा। पूरे पाठ के लिए उद्देश्य का एक कथन जो ये बताता है कि विद्यार्थी कक्षा यानी पाठ के अंत तक क्या कर पाएंगे, वह आपका उद्देश्य है।
दो कारकों को चुनें जो छात्रों के निष्पादन पर विचार प्रभाव नहीं देंगे। उसमें आपका एक तो ईश्वर में विश्वास है, दूसरा राजनीति के प्रति उदासीन रवैया है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है शिक्षण के किस स्तर पर शिक्षार्थी को संभावित सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच भेदभाव करने का अवसर मिलता है? वह आपका समझ स्तर है। किस स्तर के शिक्षण में निचले स्तर के अधिगम के बारे में ध्यान दिया जाता है? स्मृति स्तर। शिक्षण कार्य संपन्न करने के लिए किसका अध्ययन अनिवार्य माना जाता है? पाठ्यक्रम का। कक्षा अनुभव, सामान्य ज्ञान एवं व्यक्तिगत मूल्य भावनात्मक शिक्षण के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। कक्षा अनुभव, सामान्य ज्ञान, व्यक्तिगत मूल्य भावनात्मक शिक्षण के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, ऐसा मैकी कहते हैं। शिक्षण को किस प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत रखा जाता है? शिक्षण को विशिष्ट व्यवसाय के अंतर्गत रखा जाता है। शिक्षण को विशिष्ट व्यवसाय के अंतर्गत रखा जाता है। किसके बिना विकास संभव नहीं है? शिक्षण के बिना बालक का विकास नहीं हो सकता। आलोचनात्मक शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? इसमें आपका अध्यापक और छात्र दोनों ही आलोचनात्मक शिक्षण के केंद्र में हैं। क्वेश्चन कहता है 44 प्रभावी शिक्षण में पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका होती है? इफेक्टिव टीचिंग में देखिए, पाठचर्या शैक्षिक कार्यक्रम के लिए एक प्रभावी शैक्षिक संरचना प्रदान करती है। पाठचर्या विषयों से संबंधित विषय वस्तु का संग्रह है तथा अन्य क्रियाओं को शिक्षण हेतु एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। पाठचर्या प्रभावी शिक्षण के लिए शैक्षिक नियोजन उपकरणों के प्रयोग का अवसर प्रदान करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्रों व शिक्षकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है। यह कथन सत्य है। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अधिगम व्यापक प्रक्रिया है तथा इसमें अनुदेशन जो है वो अंतर्निहित होता है। क्या होता है? अंतर्निहित होता है। अनुदेशन केवल व्यक्तित्व के किस पक्ष को प्रभावित करता है? अनुदेशन केवल व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करता है। शिक्षण क्रियाओं के सोपान और सोपान या अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? एक तो पूर्व तत्परता की अवस्था, अंतः क्रियात्मक अवस्था, क्रिया पश्चात अवस्था, ये सभी इसमें आपका शामिल हो जाता है। शिक्षण अंतःक्रिया स्तर पर शिक्षक छात्रों को अनेक प्रकार की शाब्दिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है, जैसे प्रश्न पूछना, सुनना, अनुक्रिया करना, व्याख्या करना, निर्देशन देना आदि। यह परिभाषा पीडब्ल्यू जैक्सन की है। यह परिभाषा पीडब्ल्यू जैक्सन की है। प्रभावशाली शिक्षण में प्रमुख समस्याएं जो हैं वह स्वाध्याय व एवं आवश्यक कौशलों के विकास की समस्या है। सामूहिक वार्ता एवं अन्य क्रियाकलापों का आयोजन है। बड़ी कक्षाओं की समस्या भी है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षण का सीधा संबंध सैद्धांतिक पक्षों तथा ज्ञान के विकास एवं विश्वासों के प्रतिपादन के साथ है। और प्रशिक्षण का सीधा संबंध किसके साथ है? प्रशिक्षण का सीधा संबंध आपका व्यवहार परिवर्तन एवं कौशल के विकास के साथ है। शिक्षण और प्रशिक्षण की समझ और कौशलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण संकल्पना क्या हो जाएगा? कार्य विश्लेषण। क्या हो जाएगा? कार्य विश्लेषण। सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह अध्यापन शिक्षण की विधि है। शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके प्रमुख तत्व क्या हो जाएंगे? पाठ्यवस्तु एंड कक्षा संप्रेषण दोनों ही इसके प्रमुख तत्व हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है सार्थक सामग्री को शीघ्रता से क्यों सीखा जाता है? इसका कारण ये है कि इसका संबंध शिक्षार्थी के पूर्व अनुभव से होता है। इसका संबंध शिक्षार्थी के पूर्व अनुभव से होता है। चैप्टर नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन इस पाठ्यक्रम निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है शिक्षक। द टीचर इन कैरिकुलम मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द टीचर इन कैरिकुलम जो पुस्तक है, किताब है, ये आपके लीज महोदय ने लिखी है। किसने लिखी है? लीज महोदय ने लिखी है। यह कथन किसका है? शिक्षकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है, ऐसा एडवर्ड ए क्रक महोदय ने कहा है। एडवर्ड ए क्रक महोदय का स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज छात्रों एवं शिक्षकों, एक सेकेंड प्लीज, छात्रों एवं शिक्षकों के कक्षा में प्रविष्ट हो जाने पर जब द्वार बंद हो जाता है तो छात्र ज्ञान, अंतर्दृष्टि, प्रेरणा आदि सभी के लिए शिक्षक पर ही निर्भर करते हैं। जो छात्र होते हैं वो ज्ञान, अंतर्दृष्टि, प्रेरणा सब कुछ के लिए शिक्षक पर ही निर्भर करते हैं। अतः पाठ्यक्रम उन्नयन का अर्थ वास्तव में कक्षा कार्य उन्नयन ही है। यह कथन लीज फ्रेजर का है।
शिक्षा प्रणाली के केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो शिक्षक निभाता है। पाठ्यक्रम विषय वस्तु के ज्ञान के बिना अध्यापक कुशल नहीं हो सकता। यह कथन डेंग एवं ल्यूक का है। किसका है? डेंग एवं ल्यूक का स्टेटमेंट है। कक्षा में शिक्षक का बुनियादी ढांचा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। शिक्षक को शिक्षा कौशल के विकास के लिए उपयोगी है। सूक्ष्म शिक्षण। प्रधानाध्यापक सहज व निर्मित दोनों होता है। यह कथन पीसी रेन का है। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह कथन जो है यहाँ पे फिर ताला का दिया है, जबकि ये स्टेटमेंट आपका विवेकानंद के साथ जाना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे कोई अच्छा काम करने में? शिक्षकों के लिए मनोविज्ञान का क्या प्रभाव है? बालकों का चरित्र निर्माण होता है, अनुशासन में सहायता मिलती है, बाल व्यवहार का भी ज्ञान होता है। पाठचर्या की प्राथमिकता निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वप्रधान है? इसमें छात्रों का हित होना चाहिए। पाठचर्या के आधारभूत प्रतिमान में पाठचर्या लागू करने वाला प्रत्यक्षता जिम्मेदार अभिकर्ता जो है वह आपका अध्यापक है। कौन है? अध्यापक है। शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं जिनकी जिज्ञासा एवं रुचि को जागृत करना चाहिए, ऐसा स्टीफेंसन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री ने दो प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं? सेलर एवं अलेक्जेंडर ने दो प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। सेलर एवं अलेक्जेंडर महोदय ने कौन से पाठ्यक्रम बताए हैं? इसमें एक तो उन्होंने नियोजित पाठ्यक्रम बताया है, दूसरा क्रियान्वित पाठ्यक्रम बताया है। पाठ्यक्रम तो उसी समय निर्मित होता है जब शिक्षक और छात्र यह निश्चित करते हैं कि अब हम पढ़ेंगे। ये मत है किसका है? तो एक विद्वान के मतानुसार। किसका स्टेटमेंट है ये? यह एक विद्वान का है। चलिए, इसमें फिक्स नहीं दिया है किसने कहा है। एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे? छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठ कर के जब पढ़ेंगे तो बालक भी पढ़ना सीखेंगे, उनके अंदर भी इंटरेस्ट आएगा, है ना, और हैबिट डेवलप होगी। पाठ्यक्रम यानी कलाकार अध्यापक के हाथ में वो साधन है जिससे वो पदार्थ यानी विद्यार्थी को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियो को स्कूल में ढाल सकता है। कनिंघम कहते हैं। वर्तमान समय में शिक्षक की जो भूमिका है वो प्रभावोत्पादक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु है बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा। निम्नलिखित में से एनईपी 2020 का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये छात्रों की खोज और सीखने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। कौन? एक तो कठोर पाठ्यक्रम, दूसरा मूल्यांकन, परीक्षा की ओर आकलन के योगात्मक तरीके अपनाना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एक शिक्षक को नए पाठ की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? कथा वाचन के माध्यम से, एक कविता पाठ के माध्यम से, एक चित्र प्रदर्शित करके। तो इसमें हम कह रहा है कि ऊपर से कोई भी दो तरीके अपना सकते हैं। ठीक है, एक चित्र दिखा करके भी हम पाठ की शुरुआत कर सकते हैं, ये एक कविता पाठ के माध्यम से भी कर सकते हैं। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? विद्यार्थियों के विकास का मार्गदर्शन करें, यही शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण काम है। एनईपी 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के संचार के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के मार्गदर्शक शिक्षकों की प्रमुख भूमिका डैश है। शिक्षण कार्यबल के कौशल, ज्ञान और प्रदर्शन में सुधार करना है। एक शिक्षक में एक दुखद अप्रिय घटना घटी। शिक्षक को कक्षा में ही मामले पर चर्चा करके समाधान की आवश्यकता करनी चाहिए, क्योंकि कक्षा में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो उसको कक्षा में ही सॉल्व करके जो है ख़त्म कर देना चाहिए। निम्नलिखित में से 21वीं सदी के उच्च शिक्षा शिक्षकों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए? छात्रों को उच्च शिक्षा संबंधी कौशल के लिए तैयार करना चाहिए। डिजिटल संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। अंतःविषयक दृष्टिकोण भी अपना सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से पूर्वाग्रहित हैं और उन्हें विद्यालय के वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद मिलेगी और उनकी कहानियाँ भी साझा कर पाएंगे। यानी कि हम उसको क्या कहेंगे, अगर जो बालक है वो उन्हें अन्य शिक्षार्थी जो भी उसके साथ हैं, जो सहपाठी हैं, उनसे वो बातचीत करेगा तो उसको कुछ हेल्प मिलेगी, है ना, और उसके लिए जो आगे की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगी। देखिए, इनमें से कौन सी भूमिका एक शिक्षक को निभानी होती है? सहभागी की भूमिका, दृश्य की भूमिका,
तो ये दोनों ही प्रकार की भूमिकाएं एक टीचर निभा सकता है। यदि शिक्षक छात्रों को विषयों के चयन में मदद करते हैं तो यह उनकी कौन सी भूमिका है? ये उनकी एक सलाहकार की भूमिका है कि उन्होंने सलाह दी। एक शिक्षक को सम्मान समाज द्वारा कब दिया जाना चाहिए? जब वे एक आदर्श जीवन को नेतृत्व करें, जब वो अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करते हैं, जब वह प्रभावी रूप से शिक्षण में सक्षम होते हैं। तो जब ये सारी क्वालिटीज़ मिल जाती हैं तो एक टीचर का रिस्पेक्ट बनता है। शिक्षक के पाठ्यक्रम में क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? शिक्षक के पाठ्यक्रम में वह विषय का अध्ययन करे, नए नए शिक्षा ढंगों की खोज करे, शिक्षा संबंधी सहायक वस्तुएं एकत्रित करें, घर के काम की योजना बनाएं और बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें। यही जो है शिक्षक के पाठ्यक्रम का उत्तरदायित्व होता है। पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? तो पाठ्यक्रम के कारण ही शिक्षक और छात्र अनेक निरर्थक क्रियाओं से बच पाते हैं। वे अपनी क्रियाओं को पाठ्यक्रम की सीमाओं में ही सीमित रखते हैं। इससे उनके समय और शक्ति की बचत होती है। पाठ्यक्रम के कारण ही अध्यापक ये सुनिश्चित कर पाता है कि उसे क्या और कब पढ़ाना चाहिए। ये सारी ही बातें, उपरोक्त सभी लाभ शिक्षा को पाठ्यक्रम से होते हैं। चैप्टर नंबर 5 कहता है पाठ्यक्रम विकास या निर्माण में किन प्रवृत्तियों के महत्व के आधार पर सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना चाहिए? तो वो आपके दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, है ना, दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के आधार पर जो सिद्धांत होते हैं उनका अनुसरण किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो छात्रों के भावी जीवन में काम आ सकें। पाठ्यचर्या के संबंध में ये जो सिद्धांत है वो उपयोगितावादी सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? उपयोगितावादी सिद्धांत है। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समयानुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। यह सिद्धांत आपका लचीलेपन का सिद्धांत है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विषय को समान महत्व देने की मांग करता है। संतुलन का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? यह आपका संतुलन का सिद्धांत कहलाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण का सहसंबंध सिद्धांत पाठ्यचर्या के संबंध में किसके मध्य सहसंबंधों की व्याख्या करता है? विषयों के बीच सहसंबंध की व्याख्या करता है। पाठ्यक्रम निर्माण में विकास के सिद्धांत को किसने प्रमुखता प्रदान की है? पेस्टोलॉजी ने प्रमुखता प्रदान की है। डीवी महोदय के सिद्धांत में हम सोचते कैसे हैं? किसी भी विधि द्वारा उत्पन्न विचार का अनिवार्यतः अनुभव में परीक्षण किया जाना चाहिए। विभेदीकरण सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम निरूपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रत्येक छात्र ठीक उसी विषय वस्तु को उसी तरह और ठीक उतने ही घंटों में सीख लेता है। ऐसा नहीं कि हर छात्र की वही जो है कि योग्यता क्षमता हो। हम सबकी भाई योग्यता अलग है, क्षमता अलग है। कोई देर में सीखता है, कोई जल्दी सीख लेता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? परीक्षा को आसान बनाना। फिर इसमें है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन ए है और दूसरा आर है। दिए गए दोनों को पढ़िए और फिर बताइए क्या दोनों सही हैं। मनोवैज्ञानिक पाठ्यचर्या शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार है। बात तो सही है। मनोवैज्ञानिक नियम और सिद्धांत प्रदान करते हैं जो छात्रों और शिक्षकों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बात ये भी सही है। दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पे आपके सही हो जाते हैं। ए और आर दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। पाठ्यक्रम, सिद्धांत और व्यवहार के प्रकार क्या हो जाएंगे? संचालित होने के लिए ज्ञान के एक निकाय के रूप में पाठ्यक्रम होता है। प्रक्रिया के रूप में पाठ्यक्रम छात्रों को एक लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने के प्रयास के रूप में पाठ्यक्रम काम करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण में किसके आधार पर कुछ सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई है? पाठ्यक्रम निर्माण में किसके आधार पर? तो इसमें आपका जो है विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर, विभिन्न विधियों के आधार पर, अभिक्रियाओं के आधार पर पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम निर्माण में जो है कि आपका विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर, विभिन्न विधियों के आधार पर और अभिक्रियाओं के आधार पर कुछ सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई है। पाठ्यचर्या निर्माण में सिद्धांत शिक्षा की आवश्यकताओं और लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। अनुभव किसी व्यक्ति के वातावरण की भौतिक स्थिति नहीं है, अतः पाठ्यचर्या में पूर्व निर्धारित विषय वस्तु को आधार न बना करके छात्र की रुचियों एवं आवश्यकताओं को केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए, यह फ्लॉय महोदय ने कहा है। यह सिद्धांत ऐसे विषयों के चयन का सुझाव देता है जो छात्रों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान के साथ साथ उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करने में सक्षम हो। यह सिद्धांत आपका
विषय केंद्रितता का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? विषय केंद्रितता का सिद्धांत है ये। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है पाठचर्या में कुछ क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। इस संबंध में करके सीखने पर किसने बल दिया? जॉन डीवी ने। प्राथमिक स्तर पर क्रीड़ा यानी खेल संबंधी क्रियाशीलता, माध्यमिक स्तर पर योजना पद्धति की क्रियाशीलता और उच्च स्तर पर रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्रिया प्रधान पाठचर्या में विद्यार्थी क्रियाशील बनते हैं, शिक्षक पर आश्रित नहीं रहते हैं और स्वयं अपने मार्ग को खोजते हैं। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह आपका क्रिया केंद्रितता का सिद्धांत है। किसका? क्रिया केंद्रितता का सिद्धांत है। क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी के अनुसार 3H का संतुलित विकास पाठचर्या विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह आपका क्रिया केंद्रितता का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत आता है। महात्मा गांधी के अनुसार 3H क्या है? इसका मतलब है हैंड, हेड एंड हार्ट। बालक विद्यालय में जो कुछ सीखता है उसके द्वारा उसे इस संसार की जीवन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने के योग्य बनाना चाहिए। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन करने के लिए भी बन सके। यह किसका कथन है? रॉयबर्न का है। किसका स्टेटमेंट है? रॉयबर्न का है। पाठ्यक्रम विकास के जो अन्य सिद्धांत है जिसमें आपका संस्कृत के प्रसार का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत, सृजनात्मकता एवं अभिक्रिया का सिद्धांत शामिल हैं। पाठचर्या सामुदायिक जीवन के सजीव एवं अनिवार्य अंग के रूप में संबंधित होना चाहिए। यह कथन किस आयोग के अनुसार कहा गया है? यह आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग का स्टेटमेंट है। फिर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से बाल केंद्रित पाठचर्या की विशेषता कौन सी नहीं है? पाठचर्या पूर्णतः वयस्क मनोविज्ञान पर आधारित है, तो यह बाल केंद्रित पाठचर्या की विशेषता नहीं है। बाल केंद्रित पाठचर्या वो पाठचर्या है जो पूर्णतः और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित होती है। ये कथन जेम्स एम ली का है। समुदाय केंद्रित सिद्धांत पाठ्यक्रम के विकास में किस पर अधिक बल देता है? तो ये आपका पाठ्यक्रम तैयार करते समय समाज की गतिशीलता को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए एंड इस प्रकार पाठ्यक्रम की रचना करनी चाहिए जो बालक को भावी परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की भी शक्ति प्रदान करे। ऑप्शन सी इज द राइट वन। पाठ्यक्रम सामुदायिक जीवन से सजीव एवं अनिवार्य अंग के रूप में संबंधित होना चाहिए। यह कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। किसका स्टेटमेंट है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का। पुस्तक केंद्रित पाठचर्या भी इसे कहा जाता है। किसको? जो विषय केंद्रित पाठचर्या होती है उसको पुस्तक केंद्रित भी कहते हैं। विषय केंद्रित पाठचर्या की दो कमियां क्या हैं? यह अपेक्षित व्यवहारगत उद्देश्यों को सीमित कर देती है। इसमें अधिगम अनुभवों का विस्तार क्षेत्र सीमित हो जाता है। इसमें अधिगम का स्थानांतरण सरलता और प्रभावी रूप से संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी रहेगा वह आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन इज पाठ्यक्रम निर्माण के लिए क्रिया तथा अनुभव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह आपका प्रयोजनवाद के द्वारा दिया गया। जे कृष्णमूर्ति किस सिद्धांत पर विश्वास नहीं रखते थे? धर्म में। एंड किसी भी शैक्षणिक संस्थान का हृदय किसे माना जाता है? पाठ्यक्रम को। हम पाठचर्या विकास में यदि किसी व्यवस्थित उपागम का पालन करते हैं तो यह उपागम किस नाम से जाना जाता है? इसको पाठचर्या उपागम कहते हैं। क्या कहते हैं? पाठचर्या उपागम कहा जाता है। पाठ्यक्रम उपागम से अभिप्राय क्या है? पाठ्यक्रम उपागम से अभिप्राय पाठचर्या विकास और उसे क्रियान्वित करने संबंधी विविध पक्षों के विषय में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त प्रतिमान है। पाठ्यक्रम उपागम एक योजना के रूप में काम करता है। छात्रों को अधिगम अनुभव अर्थात क्रियाएं प्रदान करने के लिए अध्यापक अनुकरण भी करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम उपागम में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता? इसमें वैचारिकता का उपयोग नहीं होता। विविध उपागमों के माध्यम से पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। अभिरुचिपूर्ण और परिस्थितिजन्य बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है पाठ्यक्रम उपागम कुछ कहने, सोचने एवं कार्यों के निर्वहन का माध्यम है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका जो है कि मैरियम और वेबस्टर का है। व्यवहारजन्य उपागम के अंतर्गत किस पहलू पर विशेष बल दिया जाता है? तो इसमें लक्ष्य और उद्देश्य पर अधिक बल दिया जाता है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम के
किस भाग को अधिक समृद्ध किया जाता है? सक्षमता को अधिक समृद्ध किया जाता है। परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव करने वाला भी व्यवहारजन्य उपागम का हिस्सा होता है, ऐसा फ्रेडरिक टेलर कहते हैं। प्रबंधकीय उपागम में पाठ्यक्रम निर्देशात्मक प्रमुख एवं जनरल मैनेजर की भूमिका में कौन होता है? वो आपका प्रधानाध्यापक। प्रणाली उपागम में पाठ्यक्रम का निर्माण होता है सभी विद्यालयों को शामिल करके। जॉर्ज ब्यूचैम्प के अनुसार शिक्षा के प्रणाली उपागम में कौन शामिल नहीं है? तो उसमें आपका अधिगम शामिल नहीं है। क्वेश्चन कहता है मानवीय उपागम किसकी गतिविधियों पर केंद्रित माना जाता है? मानवीय उपागम आपका बाल केंद्रित गतिविधियों पर केंद्रित माना जाता है। मानवीय उपागम के अंतर्गत किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर विचार किया जाता है? तो आपका औपचारिक एवं नियोजित जो प्रकार का जो पाठ्यक्रम है उस पर विचार किया जाता है। ठीक है, एंड अब इसको यहाँ पे मैच करना है। जैसे जो ए है व्यवहारजन्य उपागम आपका किससे जाएगा? लक्ष्य एवं उद्देश्य पर बल देता है। प्रबंधकीय उपागम नवाचार का प्रयोग पर बल देता है। प्रणाली उपागम सभी विद्यालयों को शामिल करता है ना। और मानववाद उपागम प्रगतिशील दार्शनिक की जड़ें हैं। तो इसमें सब सीधे सीधे लिखा हुआ है, ऑप्शन आपका जो बी है वो राइट हो जाएगा। पाठचर्या विकास एवं संगठन के निम्नलिखित में से कौन से उपागम है? तो इसमें आपका विषय आधारित उपागम, विस्तृत क्षेत्र उपागम, दक्षता आधारित उपागम है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रणाली उपागम का सोपान या चरण नहीं है। कौन नहीं है? लक्ष्य, छात्र संख्या, विशेषताएं और विषय क्षेत्र का निर्धारण करना, या फिर इसमें जो है सीधा आंसर है आपका प्रणाली उपागम का सामाजिक उपयोग करना। क्या हो जाएगा? प्रणाली उपागम का सामाजिक उपयोग करना क्या है? प्रणाली उपागम का सोपान नहीं है। विषय आधारित उपागम, विषय का संगठन किस पर आधारित होता है? ये तर्क पर आधारित होता है। विषय आधारित उपागम निम्नलिखित प्रकार का होता है। तो आपका विषय वस्तु केंद्रित और संरचना केंद्रित होता है। बालक शिक्षा के लिए होता है, न कि शिक्षा बालक के लिए। यह कथन किस उपागम के लिए कहा गया है? ये आपका सामाजिक समस्या उपागम के लिए कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम निर्माण और विकास है। पाठ्यक्रम निर्माण और विकास जो है वह एक व्यावहारिक प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रयुक्त आधुनिक तकनीकी के विषय में कैसे पता चलता है? तो इसके जो तकनीकी के विषय में पाठ्यचर्या विशेषज्ञों द्वारा पता चलता है। पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया की प्रथम अवस्था जो है वह शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण है। क्या है? शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया के अंतर्गत विषय वस्तु के गठन के समय स्वीकार नहीं किया जाता है वस्तुनिष्ठता। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को क्रम के अनुसार लगाना है। तो पहले आपका लक्ष्य, ध्येय और चयन आएगा, फिर आपका अधिगम अनुभव चयन आएगा, उसके बाद विषय वस्तु का चयन आता है, फिर अधिगम अनुभव का संगठन आता है, फिर लास्ट में आपका मूल्यांकन होता है। ठीक है, जिसमें हम गुण दोष वगैरह देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट को पाठ्यचर्या विकास की संज्ञा दी जाती है? तो शिक्षक ये जानने का प्रयास करता है कि अधिगम अवसरों के नियोजन द्वारा छात्रों के व्यवहारों में विशिष्ट परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है। यह व्यवहारों में विशिष्ट परिवर्तन किस सीमा तक जाना जा सकता है। यह जानना कि उनमें कितना अपेक्षित परिवर्तन होता है, यह जो है पाठ्यचर्या विकास की संज्ञा इसको दी जाती है। पाठ्यचर्या परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था को परिवर्तित करना है। यह परिभाषा हिल्दा टाबा ने दी है। विद्यालयी पाठ्यचर्या में होने वाली परिवर्तनों में समुदाय, छात्र जनसंख्या, क्षेत्र, व्यावसायिक स्टाफ एवं समाज में होते हुए परिवर्तन परिलक्षित होने चाहिए एवं इन समस्त परिवर्तनों द्वारा पाठ्यचर्या परिवर्तन होना चाहिए। यह किसके अनुसार परिभाषा दी गई है? ये परिभाषा सेलर एवं अलेक्जेंडर के अनुसार दी गई है। सेलर एवं अलेक्जेंडर का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन कहता है आधुनिक समय में पाठ्यक्रम विकास की अनेक प्रवृत्तियां विकसित होती जा रही हैं। कुछ नवीन प्रवृत्तियां निम्नलिखित में से हैं, जैसे आपकी भविष्य पर विशिष्ट दृष्टि है, अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन है, पाठ्यक्रम विकास में केंद्रीय प्रभाव में भी वृद्धि हो रही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी रहेगा वो राइट हो जाएगा। मॉडर्न व्यू पॉइंट्स इन द करिकुलम नामक पुस्तक के लेखक रोजनब्लूम एवं हिलस्टेड हैं। रोजनब्लूम एवं हिलस्टेड हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है बहुत बड़ा है स्टेटमेंट, पाठ्यचर्या परिवर्तन की प्रक्रिया वैसे वो तब से अनवरत रूप से चल रही है जब से विद्यालयों की स्थापना आरंभ हुई है, परंतु कुछ वर्ष पूर्व तक ये बहुत धीमी गति से हुआ। कुछ प्रतिभा संपन्न और उत्साही व्यक्ति ही क्रियाशील रहे। विगत वर्षों में परिवर्तन की गति तीव्र हो जाने के परिणाम स्वरूप विश्व के
सभी देशों में पाठचर्या पुनर्निर्माण का विकास कार्य संस्थागत होता जा रहा है। प्रस्तुत प्रतिवेदन किसके द्वारा दिया गया? ये आपका नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन अमेरिका की एक विशेषज्ञ समिति ने दिया था। पाठ्यक्रम विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रथम प्रयास जो है वह 1967 में किया गया। 1967 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पाठ्यक्रम सम्मेलनों के आयोजन के लिए एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ इंस्ट्रक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर डब्ल्यू.जी. कार ने। डॉक्टर डब्ल्यू.जी. कार ने पाठ्यक्रम विकास की सफलता के लिए किन बातों की आवश्यकता पर बल दिया? तो उन्होंने अपने क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता एवं प्रभावी प्रशासन के लिए समुचित समन्वय सेवाओं पर जोर दिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? तो पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के बारे में पाठचर्या छात्रों को इस योग्य बनाने के लिए तैयार की जाती है कि वे समाज सापेक्ष व्यवहार को सीख सकें। सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी उनकी भिन्नताओं का निदान किया जाए। आवश्यकता निर्धारण का दूसरा उपाय है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पाठचर्या परिशोधन का प्रयोग नितांत आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि पाठचर्या का आधुनिकीकरण और सौंपी गई पाठचर्या से निष्क्रिय सामग्री निकालना है ना, और अभीष्ट और वास्तविक कार्यान्वयन के अंतराल को कम करना, इसी के चलते पाठचर्या परिशोधन प्रयोग नितांत आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें भी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम के विकास प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शक नहीं है? परीक्षा को आसान बनाना। क्या नहीं है? परीक्षा को आसान बनाना। पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है अंतर्राष्ट्रीय विचार। निम्नलिखित में से किसको पूर्वगामी के रूप में मानव की व्यवस्था के रूप में तैयार और निर्देशित किया जा सकता है? वह आपका पाठ्यक्रम प्रारूप है। क्या है? पाठ्यक्रम प्रारूप है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पाठचर्या विकास है। पाठचर्या विकास जो है योजना, क्रियान्वयन और एक मूल्यांकन है। स्थायी पाठ्यक्रम परिवर्तन और सुधार सुनिश्चित करने में भारतीय संदर्भ में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो इसमें छात्रों की प्रतिक्रिया की भूमिका, शिक्षकों की प्रतिक्रिया की भूमिका एंड शैक्षिक अधिकारियों की प्रतिक्रिया की भूमिका आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पाठ्यक्रम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर विचार करता है? जो पाठ्यक्रम परिवर्तन है यह किस पर विचार करता है? देखिए, लक्ष्य और उद्देश्यों में परिवर्तन, विषय कविता में परिवर्तन, या बुनियादी ढांचे में परिवर्तन, शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन, या फिर आपका मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन। देखिए, पाठ्यक्रम परिवर्तन का मतलब होता है कि उसमें जो है लक्ष्य और उद्देश्य में कुछ परिवर्तन करना, विषय वस्तु में परिवर्तन करना एंड आपका शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन करना तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन करना। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका बी रहेगा वो राइट हो जाता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा आपकी एनसीईआरटी के द्वारा तैयार की गई थी। नया पाठ्यक्रम 2005 किन जगहों पर सभा आयोजित करके तैयार किया गया था? ये आपका जो है कि मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर, शिलोंग, इन सभी जगहों पर ये सभा आयोजित करके तैयार किया गया था। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधाकृष्णन आयोग का गठन जो है वो 1949 में किया गया, 1948 में किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु दिया है, लेकिन ऑप्शन इसमें आपका 1948 ही सही रहेगा। पाठ्यक्रम विकास के मुख्य तत्व हैं, तो इसमें आपका शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन प्रक्रिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समावेशन निधि विभिन्न से आने वाले बच्चों से संबंधित है। तो विभिन्न सामाजिक आर्थिक रूप से अपरिचित समूह से आने वाले बच्चों से संबंधित है। जो एनईपी 2020 है इसमें आपका जो शैक्षिक ढांचा है वो 5+3+3+4 का दिया गया है। स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है? समाज की। आयोग पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता क्या है? बच्चों का समग्र विकास करना। पाठचर्या की रूपरेखा को विकसित और ढांचे बनाने के लिए निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें सही क्रम का मतलब ये हो जाएगा, इसका सही क्रम दिया होगा नीचे। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा? सी यानी कि समेकन, फिर तैयार करना एंड उसके बाद विकास, फिर उसके बाद आपका आवेदन, फिर आपका निगरानी और मूल्यांकन आएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसमें आगे। चलिए, ऑप्शन बी सही है। परिवर्तन को प्रभावित करते हुए निम्नलिखित में से किसे पाठ्यक्रम चतुर्भुज के चरम पर रखा गया है? तो चेतावनीत्मक उद्देश्य परिवर्तन को पाठ्यक्रम चतुर्भुज के चरम पर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? शैक्षिक संसाधन केंद्र का जुड़ाव या समझौता संसाधनों का व्यवसाय जो है वो पाठचर्या परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। पाठ्यक्रम विकास की क्या आवश्यकता है?
दशकों से समाज की जिज्ञासाओं और सतत विकास के लिए शिक्षा प्रदान करना है तो पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता होगी। एक पाठ्यक्रम का विकास करके या लागू करके छात्रों की असफलता को कम किया जा सकता है जो कि उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के 4 तत्व हैं। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के कितने तत्व हैं? 4। पाठ्यचर्या विकास के कुछ आधार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या विकास का आधार है? आर्थिक स्थिति का आधार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वही इसमें हम शायद गलत में बोल गया। पाठ्यचर्या विकास का आधार नहीं है। कौन नहीं है? तो आपका आर्थिक स्थिति का आधार नहीं होगा। जो पाठ्यचर्या, जो भी सिलेबस तैयार किया जाता है उसमें समाज को ध्यान में रखा जाता है, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है ना। मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखा जाता है, बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन आर्थिक स्थिति का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। पाठ्यचर्या के कितने आधार हैं? पाठ्यचर्या के 5 आधार बताए गए हैं। कारण और परिणाम के वैज्ञानिक नियम को सर्वव्यापी और सर्वमान्य मानता है। यथार्थवाद, समाजशास्त्र के जो जन्मदाता हैं अगस्त कॉम्टे हैं। समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्टे हैं। समाज के पुनर्निर्माण में अनेक कारणों से बदलाव होते हैं और होते रहेंगे, ये बात लुमले कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तत्वों को क्रियात्मक रूप देने का श्रेय पेस्टोलॉजी को जाता है। 19वीं शताब्दी में रूसो के व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप किस प्रवृत्ति का जन्म हुआ? सामाजिकतावाद का जन्म हुआ। किसका? सामाजिकतावाद का जन्म हुआ। पाठ्यक्रम विकास में निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानीय प्राधिकरणों को सर्वाधिक महत्व है? तो इसमें ब्रिटेन में। किसमें? ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन जो देश है इसमें स्थानीय प्राधिकरणों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 हमारा यहाँ से शुरू होता है। कहता है कि कैरिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के लेखक एडवर्ड क्रेग हैं। पाठ्यक्रम नियोजन के समाजशास्त्रीय आधार में आपका परिवार, धार्मिक संगठन, दबाव समूह, मनोविज्ञान, ये सभी आ जाते हैं। पाठ्यचर्या छात्रों को इस योग्य बनाने के लिए तैयार की जाती है कि वे समाज सापेक्ष व्यवहार करें। पाठ्यक्रम नियोजन से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आपका नियोजन पाठ्यक्रम विकास से पूर्व शिक्षा के पूर्व उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने का विवेकपूर्ण ढंग है। नियोजन पाठ्यक्रम की प्रक्रिया का सावधानीपूर्ण किया गया निर्धारण है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों बातें सही हैं। नियोजन अपव्यय को रोकता है, शिक्षक को क्रमबद्ध और व्यवस्थित होने में सहायता करता है। नियोजन के महत्व को स्पष्ट करते हुए यह कथन जो है वो आपके योकानेम सिम्पसन ने लिखा है। पाठ्यक्रम नियोजन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुव्यवस्थित रहती है। पाठ्यक्रम नियोजन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुव्यवस्थित रहती है। नियोजन अग्रिम रूप में निर्धारित करता है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है, किसे करना है। यह कथन कुंटज एवं ओडोनेल का है। कुंटज एवं ओडोनेल का स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाठ्यक्रम विकास में नियोजन का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। क्या कारण है? शिक्षा के अनुरूप विषय वस्तु एवं अधिगम अनुभवों का सम्यक नियोजन करके पाठ्यक्रम का सृजन किया जाता है। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुव्यवस्थित रहती है। इससे शिक्षक को स्पष्ट ज्ञान रहता है कि उसे कब, क्या और कितना पढ़ाना है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम नियोजन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन है? इसमें आपका यह सतत चलने वाली मानसिक प्रक्रिया है। यह पाठ्यक्रम विकास के लिए कार्य करने की बुद्धिमत्तापूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। इसलिए ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों राइट हो जाते हैं। अभिकल्प, क्षेत्र, अनुक्रम, संतुलन, ये सभी किसके आवश्यक तत्व हैं? पाठ्यक्रम नियोजन के। पाठ्यक्रम विकास के नियोजन के प्रमुख तत्व क्या हैं? सातव्य, एकीकरण, डिजाइन। पाठ्यक्रम अभिकल्प विद्यालय में शैक्षिक अनुभवों को चुनने, नियोजित करने और आगे ले जाने में प्रयुक्त ढांचा अथवा रूपरेखा अथवा संरचनात्मक संगठन है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? सेलर एवं विलियम का स्टेटमेंट है। किसका? सेलर एवं विलियम का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन कहता है शिक्षा के विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों के अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है, फिर चाहे वो प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च शिक्षा का स्तर ही क्यों ना हो। यह पाठ्यक्रम के नियोजन के किस तत्व से संबंधित है? क्षेत्र से संबंधित है। पाठ्यक्रम विकास के नियोजन का एक तत्व अनुक्रम है। अनुक्रम से तात्पर्य होता है पाठ्यक्रम विकास के लिए नियोजित एवं चयनित विषय वस्तु को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना। इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। पाठ्यक्रम को नियोजित अधिगम अनुभवों का अनुक्रम
को अनुक्रम प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम एकीकरण एक पाठ्यक्रम संगठन है जो जीवन की गहन समस्याओं अथवा अध्ययन के विस्तृत क्षेत्र पर फोकस डालने के लिए विषय वस्तु रेखाओं को आर पार काटता है, जो अर्थपूर्ण संयोजन में पाठ्यक्रम के विभिन्न खंडों को एक साथ लाता है। यह किसमें वर्णन किया गया है? इसका वर्णन शिक्षा शब्दकोश में है। किसमें? शिक्षा शब्दकोश में है। पाठ्यक्रम विकास के नियोजन की प्रमुख विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? पाठ्यक्रम विकास में नियोजन एक असतत चलने वाली शारीरिक क्रिया है, ऐसा नहीं है। पाठ्यक्रम विकास में नियोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कक्षा स्तर के अनुरूप नव विकसित सृजित पाठ्यक्रम ना अधिक हल्का ना ही अधिक बोझिल हो। कक्षा स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम का संतुलित विकास किया जाना आवश्यक है। पाठ्यक्रम विकास नियोजन के किस तत्व से संबंधित है? यह आपका संतुलन तत्व से संबंधित है। पाठ्यक्रम विकास के नियोजन से लाभ क्या है? इससे नियोजन पाठ्यक्रम विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। नियोजन पाठ्यक्रम विकास की भावी अनिश्चितता में कमी लाता है। नियोजन पाठ्यक्रम विकास के लिए प्रबंधकीय कार्यों को गति प्रदान करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी आपका राइट रहेगा। पाठ्यक्रम अभिकल्प या डिज़ाइन को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? पाठ्यक्रम गाइड के नाम से जाना जाता है। पाठ्यक्रम का प्रयोग किन क्षेत्रों में प्रभावी माना जाता है? औपचारिक शिक्षा में। पारंपरिक पाठ्यक्रम डिजाइन प्रक्रिया में किसे शामिल नहीं किया जाता है? पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। वर्तमान में पाठ्यक्रम नियोजकों को किस कारण से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परिवर्तनशील गति के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, शिक्षण हेतु विषय वस्तु का निर्णय पाठ्यक्रम योजना निर्माताओं द्वारा भिन्न भिन्न स्तरों पर किया जाता है। शिक्षण के लिए विषय वस्तु का निर्णय, ठीक है। रेडियो और दूरदर्शन नियमित प्रसारण में विज्ञान और तकनीकी अब लोकप्रिय हो गए हैं। कुछ तथ्य और उपयोग दैनिक जीवन में ज्ञान में शामिल हैं, वह विद्यार्थी अच्छे प्रकार से जानता है। अनुभवी शिक्षक ऐसे प्रकरणों और कॉन्सेप्ट्स को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि वे विद्यार्थियों को स्पष्ट और समझ में आ जाएं। तो यहाँ पे लगभग सारे ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, पाठ्यक्रम के विकास के नियोजन करते समय पाठ्यक्रम के विकास का नियोजन करते समय विषय वस्तु के तथ्यों एवं अधिगम अनुभव के प्रस्तुतिकरण में उनकी निरंतरता को, उनके सातत्य को ही दृष्टिगत रखा जाता है। पाठ्यक्रम नियोजन किसके लिए लाभप्रद और उपयोगी होता है? पाठ्यक्रम नियोजन अधिगमकर्ताओं के लिए लाभप्रद और उपयोगी होता है। पाठ्यक्रमीय क्रियाओं में संतुलित अपेक्षित क्या है? एकीकरण। स्कूल पाठ्यक्रम नियोजन हेतु प्रदत्त जो सुझाव दिया वो किसने दिया? शिक्षा आयोग ने दिया। किसने? शिक्षा आयोग ने दिया था। क्वेश्चन कहता है, शिक्षा आयोग के द्वारा पाठ्यक्रम नियोजन में क्या सुझाव दिए गए? सुझाव ये दिया गया कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रतिभावान बच्चों के लिए संबंधित कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए। निम्न प्राथमिक स्तर पर औपचारिक विषयों के भार कम किए जाने चाहिए। माध्यमिक स्तर पर कक्षा 8 से प्रारंभ करके साधारण और उच्च 2 स्तरों के पाठ्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। किसने कहा है कि पाठ्यक्रम नियोजन के 6 पृथक तत्व पाठ्यक्रम नियोजन में अपनी भूमिका निभाते हैं? ऐसा जेम्स एम ली का स्टेटमेंट है। किसका है? जेम्स एम ली का। एंड पाठ्यचर्या प्रकल्प या नियोजन वह ढांचा या संरचना है जिसका विद्यालय में शैक्षिक अनुभवों के चुनने, नियोजित करने और कार्यान्वित करने में प्रयोग किया जाता है। अतः प्रकल्प वह योजना जिसका सीखने की क्रियाओं को प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा अनुकरण किया जाता है। पाठ्यचर्या नियोजन के अर्थ को किसने स्पष्ट किया है? ऐसा सेलर एवं अलेक्जेंडर का स्टेटमेंट है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। किसी गतिविधि की योजना बताना लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है, बात ठीक है। नियोजन में उन कार्यों को चुनना शामिल है जिन्हें संस्थागत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जाता है। इसमें सही क्या है? दोनों ही बातें आपकी इसमें सही हो जाएंगी। क्वेश्चन कहता है, आदर्शवाद के दर्शन के अनुसार पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए विषयों का कौन सा संयोजन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो आपका दर्शनशास्त्र, साहित्य और कला है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन क्या होगा? मनोविज्ञान पाठ्यचर्या नियोजन का एक महत्वपूर्ण आधार है। जी हाँ, बिल्कुल है। मनोविज्ञान नियम और सिद्धांतों को प्रदान करता है जो छात्रों और शिक्षकों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मनोविज्ञान अनुकूलतम स्तर पर छात्रों के अधिगम को प्राप्त करने के लिए एक पाठ्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीखने में
जो है सूचना ग्रहण कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान अनुकूलतम स्तर पर छात्रों के अधिगम को प्राप्त करने के लिए एक पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है जो सीखने में वो हेल्प करता है, ऐसे कह सकते हैं। तो इस यहाँ पे सारी ऑप्शन आपके राइट है, ऑप्शन डी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 कहता है पाठ्यचर्या के निर्धारक क्या हैं। देखिए, बुनियादी जरूरतें, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक कारक, ये सभी पाठ्यचर्या के निर्धारक कारक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय या थीम आधारित पाठ्यक्रम का उदाहरण है। कारकों के संदर्भ या विवरणों के महत्व पर जोर देना, ये जो है ये विषय आपके या थीम आधारित पाठ्यक्रम का उदाहरण है। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, यह कथन अरस्तू का है। फिक्टे के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। जब भी किसी दार्शनिक विचारधारा का जन्म होता है तो समाज की पाठचर्या उससे अवश्य ही प्रभावित होती है ना। दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई भी अन्य पक्ष नहीं, यह कथन रस्क महोदय का है। दर्शन शास्त्र मात्र शिक्षा की पाठचर्या निर्धारण में ही योगदान नहीं देता, बल्कि यह डैश की संख्या का भी निर्धारण करता है, बल्कि यह पाठ्य विषयों की संख्या का भी निर्धारण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम के निर्धारण का आधार नहीं है। भाषाई आधार। क्या हो जाएगा? नहीं, इसमें आपका ऑप्शन गलत लगा है, आर्थिक आधार हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, आर्थिक आधार। वह दार्शनिक विषय जो पाठ्यचर्या निर्धारण का मुख्य आधार नहीं है। दार्शनिक विषय, तो इसमें मत एवं विचारों में समानता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई। एंड किस दार्शनिक विचारधारा के अनुसार, तो वो है आपकी आदर्शवाद। आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यचर्या निर्धारण का मुख्य आधार मानव के विचार व आदर्श की पूर्णता है। विचार प्रधान विषयों को विशेष महत्व जो है वह आदर्शवादी पाठ्यचर्या को दिया जाता है। किस दार्शनिक विचारधारा का मानना है, तो यह प्रकृतिवादी दार्शनिक विचारधारा का मानना है कि बाल्यावस्था में शिक्षा निषेधात्मक है। बाल्यावस्था में शिक्षा निषेधात्मक है। पाठ्यक्रम विकास करते समय विषय वस्तु के निर्धारक के रूप में किन तत्वों पर विशेष ध्यान देना है जिनके आधार पर विषय वस्तु का सम्यक निर्धारण हो सके। ये निर्धारक आपके पर्यावरणीय निर्धारक, आर्थिक निर्धारक और मनोवैज्ञानिक निर्धारक हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्धारक के विषय में लिखा है पाठ्यक्रम में वे सभी विषय सम्मिलित होने चाहिए जो एक मनुष्य को बुद्धिमान, गुणवान और पवित्र बनाने में समर्थ हों, ऐसा कॉमेनियस कहते हैं। पाठ्यक्रम विकास के दार्शनिक निर्धारक क्या हैं? दार्शनिक निर्धारक आपका प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम, आदर्शवाद पाठ्यक्रम, प्रयोजनवाद पाठ्यक्रम, ये सभी जो है पाठ्यक्रम विकास के दार्शनिक आधार हैं। क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम विकास के निर्धारकों में प्रमुख स्थान दार्शनिक निर्धारकों का है। कौन सी विचारधारा? प्रकृतिवादी विचारधारा पाठ्यचर्या में प्रचलित विषयों को सम्मिलित करने का पूर्णतः विरोध करता है। किस विचारधारा का मानना है? प्रयोजनवादी विचारधारा का मानना है कि पाठ्यचर्या निर्माण का अंतिम सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत है। प्रसिद्ध दार्शनिक ब्राउडी ने बालक में किस कौशल के विकास को आवश्यक माना है? तो इन्होंने व्यावसायिक कौशल, प्रतीकात्मक कौशल, तर्क कौशल के विकास को आवश्यक माना है प्रसिद्ध दार्शनिक ब्राउडी ने। यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पाठ्यक्रम के विषय बालक के वास्तविक जीवन से संबंधित होने चाहिए, यह कथन आपका यथार्थवादी पाठ्यचर्या के अनुसार सही है। निम्न में से किस विचारधारा का मानना है कि हमें विद्यार्थी के अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसके सार तत्व के बारे में, क्योंकि अस्तित्व तत्व से पूर्व होता है, ऐसा अस्तित्ववाद का मानना है। किस विचारधारा का? अस्तित्ववाद का मानना है। प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। प्रकृतिवाद निम्न में से किस विषय को मुख्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में स्थान देता है? खेलकूद। प्रयोजनवादी पाठ्यचर्या जो है वह आपका उपयोगिता, रुचि और एकीकरण पर आधारित है। यथार्थवादी पाठ्यचर्या जो है वह आपकी उपयोगिता और आवश्यकता पर आधारित है। प्लेटो कट्टर आदर्शवादी था, उनके अनुसार पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए, तो उनके अनुसार बौद्धिक क्रियाओं को, सौंदर्यात्मक क्रियाओं को एंड नैतिक क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विद्यालय को प्रथमतः ऐसे स्थान के रूप में नहीं जाना चाहिए जहां निश्चित ज्ञान सीखा जाता है, वरन उस स्थान के रूप में जहां युवक क्रिया के निश्चित रूपों में अनुशासित होते हैं। यह कथन जो है नन के अनुसार है। किसने कहा? नन ने कहा है।
पाठ्यक्रम का विकास करते समय सामाजिक दृष्टि से उपयोगी तत्वों एवं तथ्यों को निर्धारित करने में सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों एवं सांस्कृतिक विरासत को अधिक महत्व दिया जाता है। यह कथन पाठ्यक्रम के किस निर्धारक के अंतर्गत आता है? सामाजिक निर्धारक के अंतर्गत आता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ्यक्रम निर्माण में प्रमुख निर्धारकों में शामिल नहीं है आपकी नैतिकता। कारण परिणाम के वैज्ञानिक नियम को सर्वव्यापी और सर्वमान्य मानता है, वो आपका यथार्थवाद मानता है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? प्रयोजनवादियों ने पाठ्यक्रम निर्माण में क्रियाशीलता को नकारा है, ये बात ठीक है। एंड निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें भौतिकवादियों के अनुसार जगत मिथ्या है, भौतिकवादियों के अनुसार जगत मिथ्या है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 कहता है भारत में संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सबसे अधिक लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। किसका है? भारत का। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ठीक है। एंड भारत में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह आपका प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मूल कर्तव्यों के रूप में। क्वेश्चन कहता है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उनकी रक्षा करने का प्रावधान प्रस्तावना में है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? वह प्रस्तावना है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण संकेत संविधान की प्रस्तावना से मिलता है जिससे नागरिकों को हर प्रकार का न्याय, विचार, कार्य स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व प्राप्त होगा। प्रश्न यह है कि पाठशालाओं एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं ने इस संबंध में क्या किया है? कौन से परिवर्तन किए हैं जिनके आधार पर मंथन किया जा सके? यह कथन किसने लिखा है? यह कथन शिक्षाविद डॉक्टर वी.पी. लुल्ला ने लिखा है। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE किस वर्ष लागू किया गया? 2009 में। एंड टेलर्स कमीशन रिपोर्ट में उल्लिखित शिक्षा के 4 स्तंभों में से कौन सा वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय मूल्य को दर्शाता है? एक साथ रहने के लिए सीखना वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय मूल्य को दर्शाता है। क्वेश्चन है कि कौन सा मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है? नैतिक मूल्यों को अंतर्विदृष्टि करना मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। भारतीय संविधान में स्वाधीनता के महत्व का अर्थ है शिक्षक को छात्रों के जीवन में हठधर्मिता और भय के प्रभाव से मुक्त होने में मदद करना। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? तो आत्म दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, ये अधिकार जो है उपलब्ध हैं, है ना। और यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा अपनी इच्छा के बिना किसी कारखाने में काम कर रहा है तो यह जो है 23 और 24 का उल्लंघन है। मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में भारत का संविधान निम्नलिखित अधिकारों का क्या है? निम्नलिखित अधिकारों का क्या है? समानता है, समता है यानी समानता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 11। संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के निम्नलिखित लेखों में कौन सा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें जो आपका एक सेकंड प्लीज, इसमें जो आंसर है आपका वो आपका लेखा 21A हो जाएगा। ठीक है, 21A। संविधान के प्रस्तावना में वर्णित विभिन्न मूल्यों का सही क्रम क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? साम्यवादी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान होंगे? तो यह अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात पर जोर दिया गया है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, भाषा या प्रांत के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 15 में ये बात कही गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है छुआछूत को बढ़ावा देना कानूनी अपराध माना जाएगा। कानूनी अपराध माना जाएगा। पाठ्यक्रम निर्धारण में प्रयुक्त शब्द धर्म निरपेक्षता किन मूल्यों पर बल देता है? तो यह तार्किक नैतिकता पर बल देता है। मनुष्य की मौलिक और सांस्कृतिक उन्नति पर प्राथमिक बल देता है। उनके द्वारा सत्य की खोज पर बल देता है।
पाठ्यक्रम निर्धारण में आधार बनाया जाना चाहिए सर्वधर्म समभाव को। एंड किसने कहा, मैं अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नास्तिकवाद नहीं है। इसका अर्थ है हम सभी धर्मों और मतों का आदर करें। हमारा राज्य किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है, ऐसा डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं। सर्वधर्म समभाव के संबंध में निम्न कथन किसका है, हम सभी धर्मों एवं विश्वासों को समान आदर प्रदान करते हैं, अर्थात हम सर्वधर्म समभाव में आस्था रखते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा, भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान करता है क्या, संगठन एवं दल बनाने का अधिकार, समूचे देश में निर्बाध भ्रमण का अधिकार, प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति को अपने ढंग से बनाए रखने का अधिकार जो है, ये हमें भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार हमें सब प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि इन सभी प्रकार की हमें स्वतंत्रता है। शिक्षा के लक्ष्य से संबंधित मूल्य क्या हो जाएगा, सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण के विकास से बालकों में किन गुणों का विकास होता है, संवेदनशीलता, अनुशासन, सहयोग, ये सभी प्रकार के गुण बालक के अंदर डेवलप होते हैं, बालक के अंदर सभी गुण आते हैं। निम्न में से किस आयोग का मानना था कि सभी छात्रों के लिए किसी न किसी प्रकार की सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा में अनिवार्य किया जाना चाहिए, कोठारी आयोग का मानना था। निम्न में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान में निहित नहीं है, नक्सलवाद भारतीय संविधान में निहित नहीं है। भारतीय संविधान में निहित समाजवाद किन सिद्धांतों पर आधारित है, लोकतंत्र पर आधारित है। भारतीय संविधान में उल्लिखित संवैधानिक मूल्य धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कौन सा कथन गलत है, प्रत्येक व्यक्ति को एक धर्म में आस्था रखनी अनिवार्य है, अनिवार्य बिल्कुल नहीं है, जी नहीं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 28 है उसमें क्या कहा गया है, शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतंत्रता होगी। ये कथन है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, ऐसा अर्बन का स्टेटमेंट है। आदर्शवादी दार्शनिकों ने मूल्यों को जो है कि ट्रुथ, गुडनेस, ब्यूटी की संज्ञा प्रदान की है। सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये तीनों मूल्य व्यक्ति आध्यात्मिक गतिविधियों से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, ये आपके ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक से संबंधित हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार किसकी प्राप्ति ही मूल्य है, लक्ष्य की। समाजशास्त्रियों के कथनों के आधार पर मूल्य की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है, मूल्य वे मापदंड जो किसी समाज में उपलब्ध वैकल्पिक साधन एवं लक्ष्यों में से उपयुक्त साधन एवं लक्ष्य को चुनने में सहायता करते हैं, मानव व्यवहार का निर्धारण करते हैं। ये जो है सबसे उपयुक्त परिभाषा है, ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, गतिविधि पाठ्यक्रम बच्चे की गतिविधियों की एक सतत धारा है जो मामूली विषयों से अखंडित है और रुचि तथा व्यक्तित्व से होता है, जो बच्चों की सुंदरता को महसूस करता है। यह कथन किसका है, यह कथन जॉन डीवी का है। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम पर विशेष बल किस दृष्टिकोण से दिया जाता है, यह आपका आर्थिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए जो है गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम पर विशेष बल दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक आपके आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम का अभिप्राय है जहां छात्र निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में बैठने के बजाय सीखने के अनुभव में सक्रिय रूप से भाग लेता है, वह हमारा गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम अधिगम कहलाता है। गतिविधि आधारित यानी कि क्रिया केंद्रित। गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम की वकालत किसने की है, जॉन डीवी ने की है। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम की संकल्पना का उदय 1633 में हुआ। ज्ञान क्रिया का परिणाम है क्योंकि ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है एवं अनुभव क्रिया से, ये जॉन डीवी ने कहा है। जॉन डीवी से प्रेरित होकर गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम चलाया गया, यह लागू किया गया, तो ये आपका पुणे SPM माध्यमिक विद्यालय में शुरू किया गया। एंड पुणे SPM माध्यमिक विद्यालय में गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम किस नाम से चलाया गया, अंतर विषय कार्यक्रम। निम्नलिखित में से किन बिंदुओं के आधार पर जॉन डीवी ने पाठ्यक्रम को क्रिया या गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम का नाम दिया, ये आपका यहाँ पे पाठ्यक्रम बालकों की रुचि और अवस्था के आधार पर हो, एंड उत्प्रेरक बातों का समावेश हो, विषय का ज्ञान अनुभव के आधार पर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाता है।
क्वेश्चन कहता है गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय ने शिक्षक प्रशिक्षण स्तर पर आरंभ किया था? वो आपका देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश था। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर ने किस सन में गतिविधि आधारित शिक्षक प्रशिक्षण आरंभ किया? 1991 में। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम में प्रमुख जो गतिविधियां हैं वो 8 गतिविधियां हैं। एंड गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कौन सी प्रविधि है? उसमें आपका खेलकूद गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि और भ्रमण गतिविधि आ जाती है। विद्यालय द्वारा आयोजित साहित्यिक गतिविधियों का अंग इसमें कौन हो जाएगा? वाद विवाद, भाषण एंड कवि सम्मेलन। ठीक है। स्कूल में की जाने वाली कौन सी गतिविधि छात्रों के संवादात्मक विकास में सहायक है? पाठ आधारित नाटक प्रदर्शन। निम्नलिखित में से सह पाठचर्या गतिविधि के विषय में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? तो इसमें जो है सह पाठ्यक्रम गतिविधि बच्चों की बौद्धिक क्षमता को नुकसान पहुंचाएगी, बिल्कुल नहीं। एक शिक्षिका एक नया पाठ शुरू करने से पहले अपने शिक्षार्थियों को मज़ेदार गतिविधि में शामिल करती है। इसका मतलब है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को प्रेरित करना चाह रही है और सक्रिय करना चाह रही है। बच्चे के लिए खेल का महत्व क्या है? उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है तथा सामाजिक विकास होता है। पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का योग आपका योगात्मक मूल्यांकन है। विद्यालय में शारीरिक गतिविधियों को कराने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की शारीरिक फिटनेस, विद्यार्थियों में टीम भावना का विकास, विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का विकास। ऑप्शन डी। गतिविधि आधारित शिक्षा का अर्थ करके सीखना है। गतिविधि आधारित शिक्षा का अर्थ है बालक करके सीखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाध्याय एक तत्व नहीं है? अच्छे अंक। निम्नलिखित कथनों में से जो क्षेत्र भ्रमण और सामुदायिक सेवाओं के संबंध में गलत है वो ये है कि इन गतिविधियों की योजना बहुत ही कम समय में बनाई जा सकती है। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को उपयोगिता बिल दिखाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये होता है छात्रों को दैनिक जीवन की चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करना और अवलोकन गुणवत्ता को भी बढ़ावा देना। बच्चों के साथ गतिविधियां करना तभी प्रभावी होगा जब उनका मानना है कि गतिविधि आधारित शिक्षा छात्रों की अवधारणाओं को समझने में मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 27, रचनात्मक बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं? जो रचनात्मक बच्चे होते हैं ये मूल विचार का प्रदर्शन करते हैं, कविता या कहानी का निर्माण करते हैं, या फिर जो है तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खेल और गतिविधि पर आधारित शिक्षण का उपयोग बच्चों की मदद करता है सीखने और बढ़ने में। एंड गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? इसका लाभ ये होता है गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम बच्चे के भौतिक स्वरूप को विकसित करने में मदद करता है। सक्रियता जीवन को सक्रिय बनाती है। शिक्षा सक्रिय जीवन की तैयारी है। विद्यालय जीवन से संबंधित कई गतिविधियों के माध्यम से भी ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। शनिवारीय गतिविधियों के अंतर्गत गतिविधि नहीं आती, पर्यटक स्थल का निर्माण नहीं आता है। शनिवार यानी कि जो सैटरडे को जो एक्टिविटी कराई जाती हैं, ठीक है। प्रतिमान का अर्थ होता है किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया है। प्रतिमान किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया का ऐसा परिकल्पनात्मक या कार्यात्मक रूप है जिससे उसके वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों आपके राइट हो जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम प्रतिमान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें पाठ्यक्रम प्रतिमान का अर्थ तो फिलहाल कोई भी नहीं है, ठीक है। पाठ्यक्रम प्रतिमान का अर्थ इसमें कोई भी नहीं है। और प्रतिमान शब्द को जानते हैं, प्रतिमान शब्द का लघु रूप में जानते हैं, प्रतिरूप में और प्रतिमूर्ति रूप में, जिसको इंग्लिश में प्रतिमान को मॉडल कहते हैं। प्रतिमान की ये परिभाषा किसने दी है? परिभाषा क्या है? किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान कहलाती है। हेनरी सिसिल विल्ड ने ये बात कही है। परिभाषा है प्रतिमान एक वस्तु अथवा सिद्धांत अथवा विचार का आलेखीय अथवा त्रिविमितीय पैमाने का दर्शन है, ऐसा शिक्षा शब्दकोश में कहा गया है। पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। उत्पाद प्रकार, प्रक्रिया प्रतिमान, उत्पाद प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान, ये सभी हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान के प्रमुख प्रकार हैं। पाठ्यक्रम मॉडल का स्वरूप कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमानों को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें आपका सामान्य प्रतिमान और विशिष्ट प्रतिमान दोनों ही आते हैं। एंड पाठ्यक्रम विकास का सामान्य प्रतिमान कहा जाता है शिक्षकों द्वारा आवश्यकता के अनुरूप सामान्य रूप से पाठ्यक्रम का विकास कर लिए जाने को पाठ्यक्रम विकास का सामान्य प्रतिमान कहा जाता है। अन्य संबंधित अभिकरणों द्वारा आवश्यकता के अनुरूप सामान्य रूप से पाठ्यक्रम के विकास को सामान्य प्रतिमान कहा जाता है।
अन्य संबंधित घटकों के सहयोग से आवश्यकता के अनुसार समान रूप से कर लिया जाता है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होता है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है उत्पाद प्रतिमान को कहा जाता है लक्ष्य प्रतिमान। परिणाम आधारित मॉडल निम्न में से किस मॉडल के आधार पर काम करता है? हिल्दा टाबा के मॉडल के आधार पर। पाठ्यक्रम का विकास करते समय सामान्य प्रतिमान में किसका अनुसरण नहीं किया जाता? इसमें विषय वस्तु का पूर्व परीक्षण द्वारा मूल्यांकन न करना। पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमानों का प्रतिपादन जो है यहाँ पे हिल्दा टाबा, डब्ल्यू टाइलर और ओलिवा पीएफ इन सभी ने किया था। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट वन, एंड पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया प्रतिमान में दृष्टिगत रखा जाता है। प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाता है। निम्नलिखित मूलभूत प्रक्रियाओं को पाठ्यक्रम में अनुसरण किया जाता है। कौशलों का अधिग्रहण या अर्जन, सूचना प्राप्ति एंड चिंतन, समस्या समाधान, ये सभी इनका अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान के संबंध में पुस्तक हिल्दा टाबा ने लिखी है। हिल्दा टाबा का पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान को जमीनी प्रतिमान कहते हैं। परिणाम आधारित मॉडल निम्न में से किस मॉडल के आधार पर काम करता है? हिल्दा टाबा के मॉडल के आधार पर। पाठचर्या मूल्यांकन के संबंध में पाठचर्या और शिक्षा के सिद्धांत नामक लेख किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? टॉयलर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। टाइलर का पाठचर्या मूल्यांकन संबंधी जो मॉडल है वो आपका उद्देश्य केंद्रित है। टाइलर का पाठचर्या मूल्यांकन संबंधी मॉडल अधिक ध्यान देता है तो वो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की रूपरेखा पर, इन उद्देश्यों की पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की रूपरेखा पर, संभावित छात्रों के व्यवहार पर, है ना। तो उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। पाठचर्या मूल्यांकन के संबंध में टॉयलर का मॉडल कब प्रतिपादित किया गया था? 1949 में प्रतिपादित किया गया था। प्रदर्शन प्रतिमान कक्ष में निम्न में से कौन सी क्रियाएं करता है? तो इसमें आपका प्रदर्शन का काम करना, प्रमाणित साक्ष्य प्रदान करता है। इसमें स्पष्टीकरण, प्रदर्शन, उदाहरण, प्रयोग, कोई वस्तु कैसे काम करती है को बताया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हिल्दा टाबा का मॉडल या प्रतिमान किस विधि पर आधारित है? आगमन विधि पर। टाबा ने पाठचर्या विकास के लिए कितने चरण बताए हैं? 7 चरण बताए हैं। कितने? 7 चरण बताए गए हैं। एंड फिर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है परिणाम आधारित मॉडल शिक्षा का मूल्यांकन पर विशेष ध्यान नहीं देता। इस मॉडल को डॉन कॉचक और पॉल वैगन ने विकसित किया था। एंड परिणाम आधारित मॉडल टाबा मॉडल का ही प्रतिरूप माना जाता है। इसमें तीनों ही बातें आपकी सही हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन शिक्षक आकर्षण के प्रतिमान हैं? परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध का पराभूत ORC करने का प्रतिमान, और दूसरा है प्रारंभिक विकास जिसको OD प्रतिमान कहते हैं, एंड व्यवस्था प्रतिमान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का समानता आकर्षकता प्रतिमान द्वारा विकसित किया गया था रॉबर्ट स्टेक के द्वारा। एंड पाठ्यक्रम के CIPP मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा विश्राम के परस्पर संवादात्मक माध्य पर आधारित है? वह आपका प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सी पाठचर्या मूल्यांकन के प्रतिमान में छात्र समाज और विषय से पाठचर्या के उद्देश्य से प्राप्त होते हैं? उद्देश्य सौदेबाजी प्रतिमान। ये यहाँ पे डबल लिखा है, देखिए कह रहा है कि कौन सी पाठचर्या मूल्यांकन के प्रतिमान में छात्र समाज और विषय से पाठचर्या के उद्देश्य प्राप्त होते हैं? वह आपका उद्देश्य सौदेबाजी प्रतिमान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस मॉडल में डेमोक्रेटिक डिसीजन की न्यूनतम संभावना है? वो आपका जंपर जंपिक और मॉडल है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इलियट आइजनर पाठ्यक्रम मूल्यांकन मॉडल के अनुसार पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका जो मूल्यांकन है वह इसकी सुंदरता और कलात्मक गुणों के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन इज रॉल्फ टॉयलर और हिल्दा टाबा में पाठचर्या के विकास के उद्देश्यों को संगत में निम्नलिखित किया। किसने किया? तो इसमें आपका ज्ञान अर्जन को संगीत में किया, बौद्धिक कौशल या अध्ययन आदतें, मनोवृत्तियाँ, संवेदनाएं, ये सभी इसमें इनको संगीत में किया गया। डैश को पूर्वगामी के रूप में मानव की व्यवस्था के रूप में तैयार और निर्देशित किया जाता है। पाठ्यक्रम प्रारूप या मॉडल को, ठीक है, पूर्वगामी के रूप में मानव की व्यवस्था के रूप में तैयार और निर्देशित किया जाता है। एक स्कूल शिक्षक को कौन सा पाठ्यक्रम या मॉडल में सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी? वह आपका आधारभूत मॉडल है। कौन सा है? वह आपका आधारभूत मॉडल है। चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे। किसी भी देश की पाठचर्या बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहलू क्या है? समाज की आवश्यकताएं।
कक्षा क्रम निर्माण में कक्षा के स्तर के अनुसार सामग्री को विभाजित करने का कार्य प्राप्त होगा सामग्री का वर्गीकरण से। पाठचर्या निर्माण कार्य एक विशेष प्रकार का कार्य है जो किया जा सकता है, किसके माध्यम से किया जा सकता है, जो आपका जो है कि अनुभवी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किस महान विद्वान ने पाठ्यक्रम प्रक्रिया की प्रस्तुत विवेचना की है, वह आपके कौन है, डी.के. व्हीलर ने। महान विद्वान डी.के. व्हीलर ने अपने किस पुस्तक में पाठ्यक्रम प्रक्रिया की विस्तृत विवेचना की है, तो उस पुस्तक का नाम करिकुलम प्रोसेस है। डी.के. व्हीलर के अनुसार पाठ्यक्रम संरचना के कितने सोपान या पद हैं, तो उसमें 5 सोपान या पद बताए गए हैं। व्हीलर के अनुसार पाठ्य संरचना के सोपान या जो चरण हैं वह आपके शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन है, अधिगम अनुभवों को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त अंतर्वस्तु का चयन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाठचर्या विकास के सोपान एक दूसरे से इस प्रकार प्रभावित हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इन्हीं तत्व को ध्यान में रखकर व्हीलर महोदय ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को माना है, क्या माना है, वृत्ताकार माना है। क्या माना है, डी.के. व्हीलर ने पाठ्यक्रम की संरचना को वृत्ताकार माना है। पाठ्यक्रम निर्माण में निम्नांकित सोपानों का अनुसरण किया जाता है, किसका किसका, परिस्थितियों का विश्लेषण करना, उद्देश्यों की पहचान, उनका चयन करना, पाठ्यवस्तु का चयन और व्यवस्था करना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आधुनिक शिक्षाशास्त्रियों का मत है कि सोपानों का स्वरूप सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। सामाजिक प्रक्रिया बदलने से शिक्षा और पाठ्यक्रम का प्रारूप भी बदलता है, इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सोपान क्या है, परिस्थितियों का विश्लेषण करना। क्या है, परिस्थितियों का विश्लेषण करना। व्हीलर द्वारा अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में पाठचर्या विकास की कितनी प्रक्रियाओं को स्वीकार किया गया है, 5। पाठचर्या विकास प्रक्रिया की प्रथम अवस्था होती है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करना। पाठचर्या विकास प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है मूल्यांकन करना, जिसमें हम गुण और दोषों को देखते हैं। पाठचर्या समाज में कलात्मक ढंग से परस्पर रहने के लिए बच्चों के प्रशिक्षण का शिक्षकों के पास एक साधन है, यह कथन जॉन डेवी का है। पाठचर्या विकास से संबंधित निर्माण प्रक्रिया को अपनाने से पूर्व सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए उद्देश्यों पर। पाठचर्या विकास प्रक्रिया की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है, सही क्रम इसमें सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण होता है, फिर पाठ्यवस्तु का चयन होता है, फिर अधिगम अनुभवों का चयन होता है, उसके बाद पाठचर्या का मूल्यांकन लास्ट में आता है। पाठ्यक्रम का प्रारंभिक चरण मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है, डाटा संग्रहण पर। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में किसे प्रथम सोपान माना जाता है, पाठ्यक्रम को प्रथम सोपान माना जाता है। पाठचर्या के निर्माण में समाज की कौन सी प्रवृत्ति भूमिका निभाती है, तो धार्मिक संगठन। पाठचर्या निर्माण की क्रिया संपन्न होने के बाद यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम निर्माण के दौरान आंतरिक परिस्थितियों के विश्लेषण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसमें शिक्षक की, छात्र की, प्राचार्य की, सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता निम्न उपायों द्वारा आवश्यकताओं का निर्धारण कर सकता है, किसके द्वारा, सर्वेक्षण द्वारा, आंकड़ों के विश्लेषण के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा। तो ठीक है, दोनों के द्वारा। ओके, ऑप्शन इसमें आपका जो सी है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, मूल्यांकन पाठ्यक्रम निर्माण का अंतिम सोपान है। मूल्यांकन एक गुणात्मक प्रक्रिया है, दोनों बातें सही हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 24 कहता है पाठचर्या विकास प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को क्रम के अनुसार रखना है। क्रम के अनुसार सबसे पहले लक्ष्य, ध्येय और चयन आता है, फिर उसके बाद आपका अधिगम अनुभव चयन आता है, फिर आपका जो है विषय वस्तु का चयन आता है, 3 नंबर पे अधिगम अनुभव का संगठन आता है, और फिर लास्ट में आपका मूल्यांकन आता है। पाठचर्या मूल्यांकन का अर्थ किससे संबंधित है, उद्देश्य के विषय वस्तु से, है ना, विषय वस्तु के उद्देश्य से। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में स्रोतों की प्रकृति एवं विस्तार क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गों में कौन सा स्रोत है, इसमें आपका समाज, व्यक्ति और ज्ञान, ये सभी स्रोत इसमें समाहित हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन क्या है, अधिगम अनुभव। शिक्षा वह है जो तथ्यों के विस्तृत हो जाने पर बची रहती है, ऐसा व्हाइटहेड कहते हैं। बर्टन द्वारा प्रस्तावित मानदंड के अनुसार अधिगम अनुभवों को निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए, वह विद्यार्थियों की दृष्टि में उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने के योग्य हो, शिक्षकों की दृष्टि में वह वांछनीय सामाजिक उद्देश्यों की ओर ले जाने वाला हो, उसका आयोजन विद्यालय व समाज में उपलब्ध साधन सुविधाओं के द्वारा किया जाना संभव हो। ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम विकास के निर्माण का तृतीय सोपान निम्न में से कौन सा है, अंतर्वस्तु का चयन।
अंतर्वस्तु के चयन का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? समाज का वर्तमान और संभावित स्वरूप, लोकतांत्रिक नागरिकता की भावी आवश्यकताओं के रूप में प्रौढ़ क्रियाएं, दोनों ही अंतर्वस्तु के चयन के मुख्य स्रोत हो जाएंगे। ठीक है। मूल्य, आदर्श, व्यवहार या मानक हैं जिन्हें संपूर्ण समाज या समाज का एक बड़ा भाग धारण किए हुए हैं। अंतर्वस्तु के चयन के स्रोत, प्रेषित मूल्य के विषय में यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका जो है वो जॉन का है। मूल्य आचरण को संगठित करने की प्रविधियां हैं, ये सार्थक सिद्धांत हैं जो मानव कार्यों के निवेशित प्रारूपों को प्रभाषक के रूप में निर्देशित करते हैं। यह कथन डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ का है। किसने कहा है कि अधिगम अनुभवों एवं अंतर्वस्तु का संगठन ही पाठ्यक्रम प्रक्रिया को केंद्रीयभूत समस्या है। दोबारा पढ़िए, किसने कहा? अधिगम अनुभवों एवं अंतर्वस्तु का संगठन ही पाठ्यक्रम प्रक्रिया की जो केंद्रीयभूत समस्या है। तो ऐसा हैरिकम हाइटलर कहते हैं। जेम्स एम ली के अनुसार पाठ्यक्रम संगठन के क्या प्रकल्प हैं? अंशों में विभाजित प्रकल्प और एकीकृत प्रकल्प, दोनों ही जो हैं ये जेम्स ली के अनुसार पाठ्यक्रम संगठन के प्रकल्प हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। ओके, क्वेश्चन कहता है संचार, सूचना संचार तकनीक का अर्थ क्या है? परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यह सूचनाओं का संकलन एवं संग्रह करती है। यह तथ्य किससे संबंधित है? कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सूचनाओं का संकलन और संग्रहण करती है। तकनीकी शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा से हुई है। तकनीकी शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा से हुई है। संप्रेषण आपका प्रभावी होना चाहिए। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिकेयर शब्द से हुई है। ठीक है। एंड निम्न में से कौन सा सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति दिखाता है? आंखों के संपर्क को बनाए रखना सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति को दिखाता है। परिभाषा किसकी है? संप्रेषण से आशय या संप्रेषण में वे सभी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालता है। यह अर्थ का पुल है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने और समझने की व्यवस्थित और निरंतर प्रक्रिया सम्मिलित है, ऐसा लुईस एम एलन कहते हैं। संप्रेषित का अर्थ होता है विचारों, सूचनाओं, संदेशों, सुझावों का आदान प्रदान करना। ठीक है। सूचनाओं का पुनः उत्पादन किसके द्वारा होता है? संचार से। मानव अधिगम की प्रक्रिया का विकास विनियोग प्रणाली के मूल्यांकन प्रविधियों एवं सहायक सामग्रियों के माध्यम से विकसित करना ही शैक्षिक तकनीकी है। यह कथन एनसीईआरटी के माध्यम से दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के मौलिक घटकों का सम्मिश्रण क्या हो जाएगा? संचार प्रक्रिया, कंप्यूटर नेटवर्क, ईमेल, ये सभी जो हैं सूचना प्रौद्योगिकी के मौलिक घटक हैं। क्वेश्चन कहता है दो असमान या समान डिवाइसों के मध्य डैश से डैश तथा डैश के आदान प्रदान को डाटा संचार एवं इस संपूर्ण प्रक्रिया को संचार प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें आपका दो असमान या समान डिवाइसों के मध्य डाटा तथा सूचना के आदान प्रदान को डाटा संचार एवं इस संपूर्ण प्रक्रिया को संचार प्रक्रिया कहते हैं। संप्रेषण चिंतन, विचारों, तथ्यों एवं संवेगों के आपसी आदान प्रदान की प्रक्रिया है, ऐसा मैरी हस कहते हैं। कौन? मैरी हस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है संचार के अनेक कार्य हैं, निम्न में से कौन सा कार्य संचार का नहीं है? इसके माध्यमों में रेडियो नहीं आता। संचार का काम संदेश प्रेषित करना है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, अंतःक्रिया होना आवश्यक है। संप्रेषण दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। फिल्म, स्ट्रिप, प्रोजेक्टर जो है ये जो है दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं जिसमें हम देख सकते हैं। संप्रेषण के अमुद्रित माध्यमों के अंतर्गत श्रव्य दृश्य साधनों में आपका टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आता है। श्रव्य दृश्य साधनों में आपका टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आता है। मॉडल किस साधन के अंतर्गत आते हैं? मॉडल आपके दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्रतिरूप जिसको कहते हैं। एंड जब संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है तो उसे फीडबैक कहते हैं, पृष्ठपोषण कहते हैं। जब किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है तो उसे एनकोडिंग कहते हैं। जब व्यक्ति अपनी बात या संदेश को असंख्य लोगों तक पहुंचाता है तो उस संप्रेषण को लोक संप्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक संप्रेषण। संचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं जैसे भाषाई बाधा, भौतिक बाधा, अनिच्छा, ये सभी प्रकार की बाधाएं हैं। प्रेषक का अपर्याप्त व त्रुटिपूर्ण भाषाई ज्ञान किसके मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करता है? संचार के। संप्रेषण कौशल को सुधारने के लिए आपको किन किन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए? तो इसमें प्रभुत्व का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, संप्रत्यों की स्पष्टता का सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में संचार के लिए अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी भाषा है? वो फोर्ट्रॉन है।
किसी कक्षा स्थिति में कुछ नियम होते हैं जिनका अनुसरण हर विद्यार्थी और शिक्षक को करना होता है। ऐसे संचार को किसके अंतर्गत रखा जाएगा? ऐसे संचार को औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत रखा जाएगा। विजुअल डिस्प्ले मॉनिटर किसके अंतर्गत आता है? प्रदा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? प्रदा के अंतर्गत, यानी कि आउटपुट के अंतर्गत आता है। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों में जो संदेश हो सकता है लिखित एवं मौखिक संकेतों के रूप में हो सकता है। LISP क्या है? यह कंप्यूटर की एक भाषा है। LISP क्या है? यह कंप्यूटर की एक भाषा है। किसने कहा है कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अर्थात संप्रेषक आमतौर पर मौखिक संकेत हस्तांतरित करता है जिसके द्वारा व्यक्तियों अर्थात प्राप्तकर्ता के व्यवहार में संशोधन हो। ऐसा होवलैंड कहते हैं। किसका स्टेटमेंट है? होवलैंड का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संचार तकनीक की ओर इंगित नहीं करती? कौन सी विशेषता है जो संचार तकनीकी की ओर इंगित नहीं करती? चलिए आगे देखते हैं। इसमें ऑप्शन क्या है? प्रभावशीलता का ना होना। प्रभावशीलता का ना होना। वर्ड प्रोसेसर क्या है? देखिए, तो वर्ड प्रोसेसर वह प्रोग्राम जो शब्दों की प्रोसेसिंग करता है, जैसे शब्दों को फ्रीक्वेंसी देना और शब्दों को क्रम से व्यवस्थित करना। प्रोग्राम है जो टेक्स्ट की प्रिंटिंग से पहले उन्हें लिखने, एडिटिंग करने और परिवर्तन करने की सुविधा देता है। टेक्स्ट की प्रिंटिंग से पहले माइक्रो कंप्यूटर का CPU है वर्ड प्रोसेसर, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ICT सह शिक्षण विद्या प्रयुक्त करने पर अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी। सेंडर और रिसीवर के मध्य आदान प्रदान करने वाली संचार प्रौद्योगिकी आपकी मैसेज है। संचार प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों से संपन्न होती है जो होंगे जैसे संदेश, प्रेषक और प्रोटोकॉल। वह नेटवर्क जो केवल एक भवन, कार्यालय अथवा एक कमरे तक सीमित होते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा के मूल में क्या समाहित है? इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना निहित है, समाहित है। ज्ञान दर्शन 1 भारत में कब प्रारंभ हुआ? 26 जनवरी 2000 को। तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित टीवी चैनल आपका ज्ञान दर्शन द्वितीय है। ICT संदर्भित करता है संचार माध्यम से सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करना, एंड इसमें संचार माध्यम भी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें जो C है वह आपका राइट रहेगा। ICT में प्रयोग प्रौद्योगिकी होती है, तो इसमें आपका स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सैटेलाइट यंत्र, ये सभी ICT में प्रयोग टेक्नोलॉजी हैं। विद्यार्थियों के विकास को आंकने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों और तकनीकों में शामिल है। इसमें आपका ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग शामिल है। मूल्यांकन में कौन सी एक सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग का लाभ नहीं है? तो इसमें आपका कौन सा जो है लाभ नहीं है? चलिए आगे इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर B है इसका, विद्यार्थी अपनी उपलब्धियों का स्वयं आकलन नहीं कर सकता। डिजिटल लाइब्रेरी की अवधारणा विकसित हुई थी डिजिटल तकनीकी के अनुप्रयोग से, और त्वरित रूप से सूचना उपलब्ध कराने में डिजिटल लाइब्रेरी की अवधारणा विकसित हुई थी। ऑनलाइन मूल्यांकन से क्या आशा है? ऑनलाइन मूल्यांकन से आशा है शिक्षा के विविध पक्षों पर तकनीक की उपयोगिता, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पक्ष। मूक का संबंध है ऑनलाइन स्टडी कोर्स से। ऑनलाइन स्टडी कोर्स से निम्नलिखित में से मूक की लोकप्रियता के कौन कौन से कारण हैं? इसमें ऑनलाइन कोर्स की सुविधा होती है, प्रोफेशनल गाइडेंस होता है, कोर्स से संबंधित पाठ्यपुस्तक भी होती है। उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? यह एक दृश्य उपागम है जिसमें बच्चा सामने देखता है। डैश ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में सहायता करता है। ब्राउजर है ये। क्या है? ब्राउजर है। एंड कंप्यूटर के हार्डवेयर प्रौद्योगिकी में शामिल युक्तियाँ आपकी सर्वर, इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज युक्तियाँ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी आ जाने से मुख्यतः परिवर्तन आया है। शिक्षा के क्षेत्र में अवधारणाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन 20 में भी आपका राइट हो जाता है। यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 14 शुरू होता है। पाठ्यक्रम विकास हेतु शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में नए आयाम। आइए इसको समझते हैं। पाठ्यक्रम विकास के लिए शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों के नूतन आयाम जो है वह आपका समेकित बाल विकास हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास का नूतन आयाम नहीं है? तो वो आपका क्या नहीं है? सैनिक शिक्षा। एंड ठीक है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत 1975 ईस्वी में हुई। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आने वाली सेवाएं, इसमें आपका अनुपूरक पोषण है, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा है, प्रतिरक्षक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी सेवा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत नहीं आता है? वो आपका स्कूली शिक्षा के पूर्व औपचारिक शिक्षा है। स्कूली शिक्षा के पूर्व औपचारिक शिक्षा है।
ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सन 2005 तक राष्ट्रीय बाल विकास सेवा योजना की पहुंच हो पाई कहाँ? लगभग 50% जो है तक, लगभग 50% तक पहुंच पाई। कितनी? लगभग 50% वसावटों तक पहुंच पाई है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत 6 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? 6 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कितनी? 6 सेवाएं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सुदृढ़ीकृत एवं पुनर्गठित बाल विकास सेवा की प्रमुख विशेषता ये है, इसमें सामुदायिक भागीदारी के लिए स्थानीय स्तर पर परियोजनाओं को लचीला बनाया जाए, लागत संशोधन सहित पूरक पोषण कार्यक्रम में सुधार लाना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण एवं प्रयोग करना। ऑप्शन डी इज द राइट वन। केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की स्वीकृति प्रदान की थी सन 2000 में। कब की थी? सन 2000 में। सर्व शिक्षा अभियान किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? यह आपका राज्य सरकार की सहायता से चलाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य आपका क्या हो जाएगा? सभी वर्ग के लिए शिक्षा होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, समृद्ध खाने के लिए, एक स्वास्थ्य भोजन के लिए। तो यहाँ पे आपका इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, देखिए इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, और यहाँ पे जो ऑप्शन डी आएगा वो हो जाएगा सभी के लिए शिक्षा। क्या हो जाएगा? सभी के लिए शिक्षा। तो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य सभी के लिए शिक्षा। ध्यान रहेगा, ये ऑप्शन यहाँ पे कट गया है, और अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन ये मिलेगा आपको, सभी के लिए शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है कि सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो। शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन किसे कहा जाता है? सर्व शिक्षा अभियान को। सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष कौन होता है? मानव संसाधन विकास मंत्री। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या नहीं है? माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपका इसे 2001 में लॉन्च किया गया था। यह देश के सभी नेटवर्क में लागू है। पढ़े भारत बड़े भारत सर्व शिक्षा अभियान का एक उपक्रम है। तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी सही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए व्यावसायिक शिक्षा और दृश्य योजना की स्थिति की समीक्षा के लिए डैश एक गठित किया जाएगा, एक समिति गठित की जाएगी। क्या होगा? एक समिति का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना गया है। कौशल विश्लेषण और स्थानीय संभावनाओं का रेखांकन जो है के लिए इसको चुना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना गया है। समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। ओके, व्यावसायिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2025 तक कम से कम कितने प्रतिशत शिक्षार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक प्रदर्शन करना होगा? 50%। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को? 50%। भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। किस विषय का? समवर्ती सूची का। एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 25 छात्रों के नामांकन आरटीई अधिनियम के अनुसार विद्यालय में न्यूनतम शिक्षक की आवश्यकता होगी? 2 शिक्षक। अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है वो भारत की संसद द्वारा किया गया। अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। भारत आरटीई अधिनियम लागू करने वाला कौन सा देश है? 135वां। एंड किस दिनांक को आरटीई अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ? वो डेट आपकी 1 अप्रैल 2010 थी। एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कौन से कार्य दिवस अनिवार्य हैं? 200 दिन। ठीक है। एंड निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय विकास योजना में शामिल नहीं है? तो इसमें से कोई भी विद्यालय विकास योजना में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है शिक्षा का अधिकार आरटीई के संदर्भ में कौन सा सही है? प्राथमिक शिक्षा को 14 वर्ष की आयु तक मौलिक अधिकार बनाना, यह इसमें आरटीई एक्ट में बात शामिल है। आरटीई 2009 निम्नलिखित में से किस स्कूल में दाखिले का मूल अधिकार है? तो सभी प्रकार के स्कूलों में दाखिला लेने का मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 में समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? तो यह मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित एक अधिकार है। आरटीई 2009 के अनुसार अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? अनिवार्य शब्द का अर्थ है समुचित सरकार का पैर पसारना और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करना। आरटीई 2009 में किसमें से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो 14 साल के बाद की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34 इज
यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक है सीखने का तरीका। RTE 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया? समावेशी शिक्षा पर। RTE 2009 में कौन सा प्रावधान नहीं है? शिक्षक अनुपात 1:25 होनी चाहिए, ये प्रावधान नहीं है। जीवन कौशल शिक्षा का अर्थ क्या है? जीवन के लिए उपयोगी कौशलों को विकसित करने वाली शिक्षा। जीवन कौशल अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए योग्यताएं हैं। जीवन की मांग एवं चुनौतियों से प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने में मानव को समर्थ बनाता है। यह किसने लिखा? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिखा है। एंड जीवन कौशल कक्षा में निम्नलिखित में से कौन जीवन कौशल में सम्मिलित है? तो इसमें आपका समस्या समाधान करना, सृजनात्मक चिंतन और परानुभूति, ये सभी आपका जीवन कौशल में सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य है युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। किसकी पहल पर जीवन कौशल शिक्षा को एक पहल के रूप में अंगीकृत किया गया? श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ इस विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर किया गया। एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 43। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन कब प्रारंभ हुआ? 15 जुलाई सन 2016 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त सफल प्रतिभागियों को कितने रुपए का पारितोषिक दिया जाता है? 8,000 औसतन, ठीक है, एवरेज लगभग 8,000। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। चैप्टर नंबर 15 कहता है पाठ्यक्रम सहयोगी सामग्री की भूमिका क्या है? देखिए आपसे बताते चलें डियर फ्रेंड, अब हम लोग 2 ही चैप्टर और बचे हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड नोट्स आपको PDF फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स आपको मिलते हैं 9628182649, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, और नोट्स जो हमारा अपना कंटेंट है, आपको फुल शॉर्ट नोट्स यानी कि 1 लीनियर, ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन बैंक हैं, लाइक आपका एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज है, पवन का है, इजी नोट्स है, इसकी भी कंप्लीट PDF प्रोवाइड कराई जाती है। पाठ्यक्रम विषय वस्तु और नियोजित अनुभवों का समूह है जिसे छात्र विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। इस पाठ्यक्रम में किस सामग्री की विशेष भूमिका रहती है? तो इसमें आपकी सहयोगी सामग्री और अनुपोषक सामग्री की विशेष भूमिका रहती है। निम्नलिखित में किन पाठ्यक्रम सहयोगी सामग्री का प्रयोग पाठ्यक्रम शिक्षण में किया जा सकता है? तो इसमें आपका पाठ्य पुस्तकें यानी जर्नल्स, प्रयोगशाला सामग्री एंड सर्वदर्शी अनुपोषक सामग्री का जो है शिक्षण में प्रयोग किया जा सकता है। पाठ्यक्रम शिक्षण में पाठ्यक्रम सहयोगी सामग्री है शोध पत्र, हस्त पुस्तिकाएं, छात्र कार्य पुस्तिकाएं, प्रदर्शन स्लाइड्स, ये सभी आपकी पाठ्यक्रम सहयोगी सामग्री हैं। एक अच्छे शिक्षक से निम्न गुणों में से एक की अपेक्षा नहीं की जाती। किसकी? बिना किसी श्रव्य सामग्री के शिक्षण हो, इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। श्रव्य सामग्री नहीं होनी चाहिए, बच्चे को मानसिक रूप से परेशान करने वाली नहीं होनी चाहिए। श्रव्य सामग्री जो है बच्चे को मानसिक रूप से परेशान करने वाली नहीं होनी चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है? आइए ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के कटआउट लगाने के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया जा सकता है। यह जो है शिक्षण अधिगम सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अनुसार चयन करना चाहिए शिक्षण के उद्देश्य का। एक प्रभावी भाषा शिक्षक शिक्षण के लिए संसाधनों के रूप में पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य सामग्री का उपयोग करेंगे। किसी पाठ्य का अच्छा परिचय होना चाहिए, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। मोशन पिक्चर्स के माध्यम का उपयोग छात्र के लिए एक प्रतिनिधिक अनुभव प्रदान करता है। कैसा प्रतिनिधिक अनुभव प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कितने प्रकार के टेक्स्ट मीडिया हैं? तो इसमें डिजिटल, ई पुस्तक, ई जर्नल्स, ये सभी जो है टेक्स्ट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। छात्रों को पाठ्यपुस्तकों से भाषा कौशल प्राप्त करने के लिए पाठ्यपुस्तक से सीखना चाहिए। मूल्यांकन और उपलब्धि के साथ संबंध स्थापित करना सीखना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री TLM का शिक्षक द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया को पूरक बनाता है और जो है इंटरेस्टेड बनाता है, क्लास को रुचिपूर्ण बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री के संदर्भ में सत्य है? फ्लैनेल बोर्ड की सहायता से चित्रों का उपयोग करके कहानियां सिखाई जा सकती हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, प्रारंभिक स्तर पर एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में क्या होना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर जो कक्षा 1 से 5 तक क्लास होती है उसमें अच्छी पाठ्यपुस्तक में क्या होना चाहिए। अच्छी पाठ्यपुस्तक में सभी प्रकार के व्यायामों के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश होने चाहिए, चित्र आकर्षक होने चाहिए, चित्र साफ सुथरे और वास्तविक रंग के होने चाहिए। ये सभी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। भाषा प्रयोगशाला के लिए अधिक आवश्यक क्या है। उच्च सुधार, बोली जाने वाली भाषा को समझना, अभिनव शिक्षण। ठीक है। पाठ्यपुस्तक अध्ययन की निश्चित विषय वस्तु से संबंधित पुस्तक है जो क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित शिक्षण के विशिष्ट स्तर पर उपयोग के लिए उद्दिष्ट एवं प्रदत्त पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन की सामग्री के प्रमुख स्रोत के रूप में प्रयोग की जाती है। यह कथन शिक्षा शब्दकोश का है। किसका है। शिक्षा शब्दकोश का। पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके पाठ्यपुस्तकों का विकास कब प्रारंभ हुआ। 16वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम भाषा शिक्षण की पाठ्यपुस्तक किसने लिखी थी। कॉमेनियस ने। 19वीं शताब्दी में पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किसने किया था। तो यहाँ पे महात्मा गांधी, फ्रोबेल, जॉन डेवी, इन सभी ने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था। एंड क्वेश्चन कहता है हस्त पुस्तिका सामान्यतः छात्रों द्वारा तैयार किया गया प्रकाशन है जो विद्यालय अथवा कॉलेज जीवन के लिए अधिक शीघ्रता से स्वयं को समायोजित करने में छात्र की सहायता के लिए उद्दिष्ट आवश्यक तथ्यों से उद्धृत संदर्भ प्रस्तुत करती है। यह कथन शिक्षा शब्दकोश का है। हस्त पुस्तिकाओं का प्रयोग छात्र निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं। तो जो हस्त पुस्तिकाएं होती हैं उनका प्रयोग छात्र, इसमें शिक्षकों द्वारा दत्तकार एवं गृहकार अंकित किया जाता है। इसमें छात्र अपनी अधिगम कठिनाइयों को भी अंकित करते हैं। इसमें छात्र स्वयं अपने द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्रायोगिक एवं प्रोजेक्ट कार्य का विवरण भी लिखते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। जिसमें विद्यालय के निर्देश, समय सारणी, अवकाश, गृह कार्य संबंधी निर्देश आदि का विवरण रहता है, उसे हस्त पुस्तिकाएं कहते हैं। पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि पाठ्य का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए। जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, संगठनों एवं संघों द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं उन्हें छात्र की कार्य पुस्तिकाएँ कहा जाता है। उन्हें छात्र की कार्य पुस्तिकाएँ कहा जाता है। और ये आपका मुझे लगता है शायद लास्ट चैप्टर रहेगा 16 नंबर। ठीक है, चलिए तो ये लास्ट चैप्टर रहेगा आपका। क्वेश्चन कहता है कि नैतिक शब्द मोरल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोरल शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। मोरल आपका लैटिन भाषा के शब्द से बना है। नैतिक का अर्थ होता है नीति के अनुरूप होने वाला ऐसा व्यवहार जो उचित, अनुचित, अच्छे, बुरे, सही, गलत की व्याख्या कर सके। बालक को सम्यक रीतियों के अनुसार सिखाना ही है नैतिक शिक्षा ही है। आचरण व व्यवहार के गुणों की औपचारिक शिक्षा जिसके द्वारा बालक का सामाजिक तथा नैतिक विकास प्रभावित हो नैतिक शिक्षा कहा जाता है। यह किसके अनुसार है। मैकेंजी के अनुसार है। परिभाषा है कि नैतिक शिक्षा समाज का एक भाग है किंतु इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है क्योंकि इसमें मनुष्य उन शक्तियों के साथ नैतिकतापूर्ण सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाती है। यह जो परिभाषा है, जो स्टेटमेंट है, वो ईमाइल दुर्खिम का है। नैतिक शिक्षा कहते हैं बालक का सामाजिक विकास करने वाली शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहते हैं। व्यक्तित्व का संतुलित एवं सर्वांगीण विकास करने वाली शिक्षाओं को नैतिक शिक्षा कहते हैं। बालक के दृष्टिकोण को उदार बनाने वाली शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहते हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट रहेगा। नैतिक शिक्षा के स्तंभ निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसमें आपका चरित्र और नैतिकता, व्यक्ति और समुदाय, नागरिक अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, ये सभी नैतिक शिक्षा के स्तंभ हैं। नैतिक शिक्षा के 6वें जनक कौन हैं। आचार्य चाणक्य और कौटिल्य। भारत सरकार ने अगस्त 1959 में धार्मिक और नैतिक शिक्षा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था। तो उस समय इसके अध्यक्ष जो थे वो श्री प्रकाश जी थे। कौन थे। श्री प्रकाश जी थे। ठीक है, और इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत की थी। 1960 में। धार्मिक और नैतिक शिक्षा के विषय में किसने कहा। हम श्री प्रकाश समिति की संस्तुति से सहमत हैं कि नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा के लिए स्कूल समय सारणी में सप्ताह में 1 या 2 पीरियड्स अलग से रखे जाने चाहिए, ऐसा शिक्षा आयोग ने कहा है। किसके शिक्षा दर्शन ने अच्छे कार्यों के अभ्यास को नहीं बल्कि जीवन जीने के गुणों पर विशेष बल दिया, ऐसा अरस्तू ने कहा है। अरस्तू के शिक्षा दर्शन ने ये बात कही है। नैतिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। नैतिक मूल्यों और मानवीय सद्गुणों का क्रमिक विकास करना, बालक का आध्यात्मिक विकास करना, बालक का संतुलित विकास करना भी नैतिक शिक्षा का ही उद्देश्य है। बाल सभा किसका उत्तम उदाहरण है। नैतिक शिक्षा का। बाल सभा किसका उत्तम उदाहरण। जो बाल सभा कराई जाती है स्कूल में, उसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन डेवलप हो, इसीलिए कराई जाती है।
छात्रों में नैतिक मूल्यों को निहित करने के लिए पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाया जाता है जिसके माध्यम से इन गुणों को सिखाया जाता है। तो इसमें कहानी द्वारा, कविता द्वारा और पंचतंत्र उपदेश हैं, इनके माध्यम से गुणों को सिखाया जाता है, नैतिक मूल्यों को। निम्नलिखित में से किसके लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? सामाजिक कुरीतियों को विकास करने के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। नैतिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? नैतिक शिक्षा जीवन के मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान कराती है। इससे मनुष्य में नैतिकता का विकास होता है। इससे व्यक्ति को आचरण के नियमों का सम्यक ज्ञान होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नैतिक शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए किसने लिखा? नैतिक शिक्षा आचरण के नैतिक अथवा नियमों में या तो औपचारिक अथवा आनुवांशिक अनुदेशन है। शिक्षा शब्दकोश ने लिखा है। छात्र शिक्षा के उद्देश्यों को सार्थक करें, इसके लिए पाठ्यचर्या में किसको जोड़ना आवश्यक है? नैतिक शिक्षा को जोड़ना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मूल्य के अर्थ को किसने स्पष्ट किया है? मूल्य श्रेष्ठता, गुण, वांछनीयता अथवा उपयोगिता अथवा लक्षण है जिस पर वे निर्भर करते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में लिखा है। पाठ्यचर्या में नैतिक शिक्षा को स्थान दिया जाना अति आवश्यक है। इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो इसे जो है बाल एवं सामाजिक अपराध की बढ़ती घटनाओं को कम करने के लिए नैतिक शिक्षा को दिया जाना चाहिए। नैतिक शिक्षा उत्साह, रुचि, न्यायोचित गुणों का वर्धन करती है जिससे नैतिक मूल्यों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पाठ्यचर्या में जोड़ना अति आवश्यक है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। नैतिक विकास हेतु विविध पाठ्यगामी क्रियाएं जैसे दैनिक प्रार्थना सभा, खेलकूद संबंधी क्रियाएं, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये आपका नैतिक विकास के लिए विविध पाठ्यगामी क्रियाएं हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डेलर्स आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित निम्नलिखित शिक्षा के 4 स्तंभों में से कौन सा वसुधैव कुटुंबकम के मूल्य को दर्शाता है? एक साथ रहना सीखना वसुधैव कुटुंबकम के मूल्य को दर्शाता है। कौन सा मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है? नैतिक मूल्यों का विकास करना या मन में बैठाना, यह आपका जो है नैतिक मूल्यों का विकास करना मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। क्वेश्चन कहता है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने आप को एक आदर्श के रूप में व्यवहार करें। एंड क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो छात्र वयस्क व्यवहारों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, विशेष रूप से अपने माता पिता के व्यवहार की नकल करते हैं। ठीक है। छात्र अपने स्वयं की आंतरिक स्व की जांच और अन्वेषण करते हैं। यह छात्रों को अपने जीवन में अपना स्थान तय करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। तो ये जो स्टेटमेंट हैं कुछ, ये मूल्य शिक्षा का जो मोरल एजुकेशन है उसका अच्छा उदाहरण देते हैं। मूल्य वह है जो मानवीय इच्छाओं को पूरा करता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? शहरी के द्वारा। निम्न में से मूल्य शिक्षा की विशेषता क्या है? देखिए, मूल्य शिक्षा की विशेषता क्या है? तो इसमें आपका जैसे सहयोग की भावना जागृत होती है, समानता का भाव आता है, प्रेम व करुणा की भी भावना का उदय होता है। तो ये सभी जो है विशेषताएं हैं इसकी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य शिक्षा के संबंध में सही नहीं है? मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को अनियंत्रित करते हैं। मूल्यपरक शिक्षा का आधार होना चाहिए। तो इसमें घर, परिवार, विद्यालय, आदर्श वातावरण, ये सभी मूल्यपरक शिक्षा के आधार होने चाहिए। एंड मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? समानता और सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक नागरिकता, समृद्ध सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत, ये सभी जो है मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में स्टेटमेंट ये राइट हैं। श्री एस.बी. चरण की अध्यक्षता में मूल्य शिक्षा पर संसदीय समिति द्वारा किन मूल सार्वभौमिक मूल्यों की पहचान की गई थी? वो आपका सत्य और धर्मीय आचरण, शांति और प्यार, अहिंसा। ठीक है। ये जो है सी.बी. चरण की अध्यक्षता में मूल्य शिक्षा पर जो संसदीय समिति द्वारा इन्हीं मूल्यों, ये जो मूल्य हैं, इन्हीं पर संवैधानिक मूल्यों की पहचान की गई थी। देखिए, यही मूल्य दिए गए थे। नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करना। एंड और आगे बढ़ते हैं। आज के लास्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं और रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो 2 घंटे क्लास होती है आप तक पहुंचाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कॉलेज मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर कार्य के लिए तैयार जनशक्ति तैयार करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं? वह है आपका सामुदायिक महाविद्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन है? नैतिक विकास पर साहित्यिक पढ़ करके जो है नैतिक मूल्यों को जो है प्राप्त किया जा सकता है। डियर फ्रेंड, ये जो नंबर है यहाँ फटाफट मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप भी ले सकते हैं। समय बहुत कम है, अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है। क्लास कैसी रही कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।